आज ये भैया मिठाई का डब्बा क्यों लेकर आ गए? ये मिठाई का डब्बा उन सब के लिए जो ये सोचते थे भाई तुझसे नहीं हो पाएगा। जब तेरे 95% के ऊपर 10th बोर्ड में मार्क्स आएंगे तो ये मिठाई का डब्बा तेरे पापा मम्मी पूरे मोहल्ले में पूरे रिश्तेदारों में बंटवाएंगे। उसी मोटिवेशन के साथ शुरू कर भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैं फुल एनर्जी फुल जोश में हूं यार, मैं अपना 120% दे रहा हूं, तो तू अपना क्यों नहीं दे पा रहा है भाई? लगे रहे, आखिरी तक लगे रहना। हर एक चैप्टर को ऐसा ही पढ़ेंगे, क्रिस्प टू द पॉइंट। जितना रेलेवेंट एग्जाम के लिए उतना ही मैं पढ़ाऊंगा। 100/100 जो मैथमेटिक्स में लेकर आना है भाई वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब तू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के 6 नंबर कंफर्म करेगा। तो आज मैं तेरे को 6 नंबर दिलाने जा रहा हूं इस चैप्टर के। क्या क्या पढ़ेंगे जल्दी आते, क्योंकि समय अपने पास बहुत कम है। इंपॉर्टेंट ज्ञान क्या है भैया आज का? इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करेंगे, एकदम बेसिक से उठाऊंगा। जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उसको भी सब बातें समझ में आएंगी। सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या क्या है इसमें भाई, सॉल्यूशन निकालने को आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, अलजेब्रिक मेथड होती है कुछ और कुछ होती है ग्राफिकल मेथड। अलजेब्रिक में तेरे को दो ही है तेरे सिलेबस में, एक है सब्स्टिट्यूशन एक है एलिमिनेशन। ग्राफिकल एक तरीका है वो मैं बताऊंगा। उसके बाद भाई कंडीशन है कि यार सॉल्यूशन तेरा कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। भाई पीवाईक्यू करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के वो मैं सारे कराने वाला हूं। क्विक रिकैप बताऊंगा पूरा, जब पढ़ने के बाद अपन एक बार रिवाइज करेंगे। और भाई 6 नंबर आज मैं तेरे कंफर्म करने वाला हूं। इस चैप्टर में जो तुझे पढ़ना है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसके पहले समझ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है, ताकि देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझने में कोई दिक्कत ना है। तो भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि गुरुदेव दो वेरिएबल्स, मतलब दो वेरिएबल मैंने मान लिया एक्स और वाई। वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू अलग अलग आएगी। और भाई इक्वेशन है, इक्वेशन है मतलब इक्वल टू का साइन आएगा। और लीनियर है, लीनियर मैंने पॉलिनोमियल में पढ़ा है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 1 होगी। मतलब ऐसे इक्वेशन जहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, मतलब डिग्री 1 हो, तो वैसी इक्वेशन बनानी दो वेरिएबल की। तो मोटा मोटा ये ऐसा दिखेगा, x प्लस वाई बराबर 2। फॉर एग्जाम्पल ये हो गई क्या तेरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यार इसमें जो तेरे को पढ़ना है वो पढ़ना है सॉल्यूशन, वो पढ़ना है सॉल्यूशन। तेरा चैप्टर ये नहीं है, तेरा चैप्टर क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसको समझने के लिए पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझ। इसका कोई तुझसे पूछे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है भैया? वेरिएबल की वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इसको लिख लेना, वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जो इक्वेशन को क्या करे भाई? सेटिस्फाई करे। मतलब LHS इक्वल टू RHS आ जाए, है ना, इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो भाई LHS इज इक्वल टू RHS आ जाए, ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है ना। वेरिएबल मतलब एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो यहां पे दिख रहा है भैया एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स बराबर 1 हो जाएगा, वाई बराबर 1 हो जाएगा। एक बच्चे ने कहा मुझे एक्स बराबर 1 वाई बराबर 1। एक बच्चे ने कहा सर एक्स बराबर 2 ले लिया वाई बराबर 0 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। एक बोलेगा एक्स बराबर 0 ले लिया वाई बराबर 2 ले लिया। ये देख सारे ही सॉल्यूशन है, ये पहला वाला भी सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, दूसरा वाला भी सॉल्यूशन है, तीसरा वाला भी सॉल्यूशन है। और भी मैं बना सकता हूं। चौथा मैंने बोला एक्स बराबर, मैंने बोला 4 ले लिया, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। कोई बोलेगा सर मैंने एक्स बराबर 3/2 ले लिया, वाई बराबर 1/2 ले लिया, ये भी सॉल्यूशन है। तो ऐसे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो कोई भी लाइन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, कोई तुझसे पूछे कि भैया इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, तो तू क्या बोलेगा? भैया इनफाइनाइट हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। देखो सॉल्यूशन समझ में आ गया। सॉल्यूशन क्या बोला? एक्स और वाई की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। वापस से, एक्स और वाई की वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। पूरे चैप्टर में तेरे को सॉल्यूशन निकालना है, पर तेरा सिलेबस में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। तेरे को सिलेबस में क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वो क्या होगा? एक इक्वेशन ये, एक और ऐसी होगी, उन दोनों के बारे में तुझे बात करनी है। तो ये तेरे को समझ में आ गया क्या? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, तो कुछ भी बना सकता है, ठीक। और ये जो होता है ना, ये ग्राफ पेपर पे कभी तू बनाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है, ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है। और यहां पे देख ले, देखो पॉइंट भी दिख जाएंगे। 1,1 से पास होगा, 2,0 से पास होगा। एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखी है तूने, तो ये 1,1 से लाइन पास होगी, 2,0 से लाइन पास होगी, 0,2 से लाइन पास होगी, 4,-2 से लाइन पास होगी, 3/2, 1/2 से पास होगी। तो यार कोई भी लाइन मैंने बना दी, अब उसमें तो जितने भी पॉइंट होंगे वो सब क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे। तो यार किसी भी लाइन के जितने भी पॉइंट है वो सब क्या हो गए? उसके सॉल्यूशन हो गए। पर तेरे सिलेबस में ये नहीं है, ये तो बहुत बेसिक है, हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे।
तेरे सिलेबस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब मैं वो शुरू कर रहा हूं, हेडिंग डाल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्या होता है भैया, ये बताओ। अरे यार अभी मैंने जो बताया ना, देखो कभी इक्वेशन समझ में आ गया तो यार ये तेरे को 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। कैसे, देख, एक मैंने इक्वेशन बना दी, x प्लस वाई बराबर 2, और एक मैंने इक्वेशन बना दी मान ले 2x, या मैंने बोला x प्लस 2y बराबर 3 फॉर एग्जाम्पल। ये मैंने दो इक्वेशन ले ली, है ना। अब तुझसे क्या बोल रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। भाई ये पहली वाली भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये दूसरी वाली भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। दो बना दी तो पेयर हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसको बोलते हैं। दो इक्वेशन बना दी दो वेरिएबल की, वो हो गया पेयर। अब भाई इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो इसके सॉल्यूशन को निकालने के दो तरीके हैं। एक है अलजेब्रिक तरीका, ओके, जो तेरे को बहुत पसंद आएगा, जिसमें अपन पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, और एक इसका सॉल्यूशन निकालने का तरीका है ग्राफिकल मेथड। पहली बात, मैंने जो अभी तेरे को पढ़ाया वो क्या पढ़ाया कि भाई ये जो होती है, ये जो मैंने पहले लिखी, ये पहली इक्वेशन थी, ये तेरी पहली इक्वेशन थी, ये तेरी दूसरी इक्वेशन थी। पहली इक्वेशन को देखेगा तो इसका ग्राफ एक लाइन बनेगा, इसका ग्राफ एक लाइन बनेगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का इन टू वेरिएबल का ग्राफ एक लाइन बनता है। क्लियर। अब इसका जो ग्राफ है दूसरी वाली का, उसका ग्राफ मैंने कोई दूसरे कलर से बना दिया, ये है ना। अब यार ये देख, ब्लू और ग्रीन लाइन, इस बोर्ड पे क्या क्या केसेस बन सकते हैं। एक केस ऐसा बन सकता है कि एक दूसरे को काट के जाए, एक केस ऐसा बन सकता है कि एक ग्रीन लाइन है ना, और एक ये ब्लू लाइन है, ये दोनों एक दूसरे पे मतलब पैरेलल हो गई। पैरेलल मतलब ये कभी मुलाकात नहीं कर रही है ना। एक केस ऐसा हो सकता है कि सर ये जो है आपकी, ये आपकी ग्रीन लाइन है और ये आपकी ब्लू लाइन है, ये आपकी ब्लू लाइन है। ग्रीन लाइन के ऊपर ही मैंने बना दी ब्लू लाइन, कि ग्रीन लाइन दिख ही नहीं रही है, ठीक। तो यार ये तीन केस आपको पढ़ने हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की क्या क्या कंडीशन हो सकती है। देख भाई, इनके जो सॉल्यूशन है, देख इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट है, इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट है, पर देखो ऐसे एक्स और वाई निकालने हैं जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, ऐसी वेरिएबल की वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो यहां पे देखो एक्स और वाई ऐसे निकालने जो दोनों को सेटिस्फाई करे, जो दोनों को सेटिस्फाई करे। इसको देखने पे देखो समझ में आ रहा है कि सर 1,1, मैंने बहुत बेसिक एग्जांपल लिया ताकि देखो दिख जाए। जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे तो एग्जांपल ले रहा हूं। 1,1 पहली वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, 1,1 दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये 1,1 जो है ना, ये इसका सॉल्यूशन है, जो कि मैं बना रहा हूं मान ले पिंक कलर से। तो वो होता है इंटरसेक्शन पॉइंट। भाई ये ग्रीन कलर की लाइन है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। हर एक पॉइंट है ना जो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा x प्लस वाई बराबर 2 को, ये ब्लू वाली लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। देखो ऐसा पॉइंट निकालना है जो इन दोनों का सॉल्यूशन हो, मतलब ये पिंक कलर का पॉइंट जो कि 1,1 निकल के आ गया। कई क्वेश्चन में ऐसा होगा, तेरा कोई ऐसा कोई कॉमन पॉइंट निकलेगा ही नहीं, ऐसा कोई कॉमन पॉइंट एक्स और वाई निकलेगा ही नहीं जिसपे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। मतलब ऐसा कोई केस आ गया कि भैया ग्रीन लाइन ऐसी है, ब्लू लाइन ऐसी है, तो ऐसे केस में तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। इस वाले केस में तू बोलेगा सर वन सॉल्यूशन है, इस वाले केस में तू बोलेगा वन सॉल्यूशन है। वन सॉल्यूशन किस केस में बोला, जब तेरे को लगी लाइनें कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है ना। जब तेरे को लगा इंटरसेक्टिंग लाइनें हैं तो तूने क्या बोला, वन सॉल्यूशन। यहां पे देखो दिखा पैरेलल लाइन है, यहां पे देखो दिखा पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन वाले केस में तू बोलेगा क्या, जीरो सॉल्यूशन है, क्योंकि ऐसा एक्स और वाई कॉमन है ही नहीं जो दोनों लाइनों को सेटिस्फाई करे। इस वाले केस में जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई, मतलब एक्चुअल में तो वो एक ही लाइन है, पर अपन ने क्या बोला, पहली लाइन ये थी, दूसरी लाइन उसी के ऊपर चिपक गई, है ना। तो ग्रीन लाइन के ऊपर ही ब्लू लाइन आ गई, तो उस केस में तू बोलेगा कोइंसिडेंट लाइन। ऐसी लाइनों को क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। इस केस में कितने सॉल्यूशन होंगे, अरे हर पॉइंट ही कॉमन होगा, तो इस केस में तू बोलेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए। क्या आ गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए। मैं पूरी थ्योरी एक ही पेज पे बताऊंगा ताकि देखो हर बात समझ में आए। ये समझ में आया। अब भाई इसी को मैं थोड़ा सा छोटा लिख लेता हूं और इसको पहुंचा देता हूं ऊपर, यहां तक लिखा। अब भाई सुनना, ध्यान से सुनते जाना जो मैं बता रहा हूं, है ना। जो जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से तू सुनना। इतना नोट किया कि सर एक सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन में जीरो सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब देख कभी भी ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी तो वो कुछ इस फॉर्म में होगी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसी तरीके से होगी, ये पहली बना दी मैंने
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये मैंने बना दी दूसरी। अलजेब्रिक कभी तेरा ऐसा आ गया a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो भाई बिना ग्राफ बनाए तू बोल सकता है लाइनें कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग। कभी तेरा आ गया a1 अपॉन a2 इक्वल आ गया भाई b1 अपॉन b2 के, बट दैट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो तू क्या बोलेगा, लाइन कैसी है, पैरेलल। कभी मान ले a1 अपॉन a2 इक्वल आ गया b1 अपॉन b2 इक्वल आ गया भाई c1 अपॉन c2, तो तू क्या बोलेगा, लाइनें कैसी है, कोइंसिडेंट, या मैं बोलूं इनफाइनाइट सॉल्यूशन देने वाली। तो भाई हर क्वेश्चन में ग्राफ नहीं बनाना है, ये डायरेक्ट टू अलजेब्रिक तरीके से कर सकता है ना। तो जब भी ऐसी इक्वेशन आए तो ऐसा नहीं तू ग्राफ प्लॉट करेगा, ये तो हो गया ग्राफिकल सॉल्यूशन, ये हो गया ग्राफिकल सॉल्यूशन। ग्राफ की मदद से सॉल्यूशन निकालना है तो तू दोनों लाइनों के ग्राफ प्लॉट करेगा। प्लॉट करने का तरीका क्या है भाई, x प्लस वाई बराबर 2 है। देख मैं ग्राफ प्लॉट करना भी यहीं पे बता रहा हूं, ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, सिंपल, x प्लस वाई बराबर 2 है ना। तो क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसको ऐसे डब्बे में बनाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तूने 9th में पढ़ रखी है, x और y, x की वैल्यू 0 है, मैंने मान लिया x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आई 2। अब मैंने बोला y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो ये आ गया 1.0,2 और एक आ गया 2,0। कभी मेरे को इस लाइन का ग्राफ बनाना है तो ये मेरी हो गई y एक्सिस, ये हो गई मेरी x एक्सिस, ये हो गया 1 2, ये हो गया 0, ये y का 1 2। अब क्या चाहिए मुझे, 0,2 मतलब x0 y2 ये वाला पॉइंट और x2 y0 ये वाला पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन करा तो मेरी एक लाइन निकल कर आ गई, ये एक लाइन मेरी निकल के आ गई ये, ठीक। अब भाई इसी में x प्लस 2y बराबर 3, सेम तरीका क्या करेगा सर, x प्लस 2y बराबर 3 है ना। तो x की वैल्यू यही बक्सा बनाया, x y, x को 0 रखा, y की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 है ना। y को 0 रखा, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। बस एक बार x को 0 रख ले y की वैल्यू आ जाएगी, एक बार y को 0 रख ले x की वैल्यू आ जाएगी। ये क्या आया सर, ये पॉइंट आया 0,3/2, 3/2 क्या होता है 0,1.5, और ये क्या हो गया भाई 3,0, ठीक, ये दो पॉइंट आ गए। तो भाई 0,1.5 मतलब x 0 है, y कितना है 1.5, मतलब यहां कहीं होगा है ना, 1 और 2 के बीच में होगा। ग्राफ पेपर पे बनाएगा तो दिख जाएगा 1.5, ठीक। और ये क्या है 3,0 मतलब ये यहां पे कहीं पे होगा 3,0, ये 3 है। तो बस अब इसको ज्वाइन कर ले, अब इसको ज्वाइन कर ले, ये तेरी हो गई 3,0 और ये, अब इसको ज्वाइन करेगा, ये व्हाइट कलर की लाइन मैंने बना दी। देख व्हाइट कलर की लाइन और ब्लू कलर की लाइन कहां मिल रही है, यहां वाले पॉइंट पे। ये क्या है भैया x1 y1, ये इसका सॉल्यूशन हो गया 1,1। तो ग्राफ की मदद से ऐसे तू सॉल्यूशन निकाल सकता है। अलजेब्रिक तरीका मैं बताऊंगा, अलजेब्रिक तरीके दो होते हैं, कौन कौन से, एक होता है एलिमिनेशन मेथड, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो भी समझाऊंगा। पर उसके पहले तू डायरेक्ट कंडीशन याद रख ले, हर क्वेश्चन में से ग्राफ बना के थोड़ी देखेगा। इन्होंने बोला अलजेब्रा कभी a1 अपॉन a2, देख यहां पे सीधा, अब इस क्वेश्चन को देखकर a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकालनी है। तो भाई ये जनरल फॉर्म होता है, इसको दिमाग में रखना, ये जनरल फॉर्म होता है, इसको दिमाग में रखना। क्या बताया कि सर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दो इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करूं तो भाई मैंने देखा दोनों में आरएचएस में आपने 0 लिखा, तो इसमें भी आरएचएस में 0 लिखोगे तो x प्लस वाई, इसको इधर बुला लोगे माइनस का 2 बराबर 0, ये पहली इक्वेशन हो गई। x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0, क्लियर। अब मैं अलजेब्रिक तरीका बता रहा हूं कैसे इसको तू बता सकता है कि लाइनें कैसी इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, पैरेलल है। कोई भी तुझसे पूछे ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो भाई देख सीधे कंपेयर करेगा तो a1 की वैल्यू पहली वाली को देखेगा, कंपेयर करेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो भाई x का पहली वाली इक्वेशन का कोफिशिएंट क्या है 1, तो a1 की वैल्यू 1 आ गई। इधर b1 y का कोफिशिएंट कितना है 1, फिर c1 भाई प्लस c1 का कोफिशिएंट कितना है माइनस का 2। इन द सेम मैनर a2 की वैल्यू कितनी है भाई 1, b2 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, देख a2 की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1, b2 की वैल्यू भाई बता कितनी है 2, और भाई c2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3। अब तू देखेगा a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है, अब यहां पे देख इनकी वैल्यू a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकालते हैं। तो a1 अपॉन a2 इज 1 अपॉन 1, ओके, b1 upon b2 is 1 upon 2 and c1 upon c2 is minus 2 upon minus 3। देखो दिख गया a1 upon a2 1 आ रहा है और b1 upon b2 1/2 आ रहा है,
तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये किस कंडीशन में होता है? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब लाइनें कैसी है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। कभी तेरा आ जाता है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के तो बराबर है, पर c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, तो तू कह देता है लाइनें कैसी है? पैरेलल। कभी a1 अपॉन a2 इक्वल आ जाता b1 अपॉन b2, इक्वल आ जाता c1 अपॉन c2, तो तू बोल देता लाइनें कैसी? कोइंसिडेंट। ये जो दो सॉल्यूशन होते हैं ना, जहां पे एक सॉल्यूशन निकल जाता है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल जाते हैं, इन लाइनों को बोलते हैं कंसिस्टेंट, क्योंकि ये एटलीस्ट वन सॉल्यूशन दे रही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे मैं बताने वाला हूं, अगले पेज पे लिख लेता हूं, नोट कर लेना, नोट कर लेना भाई अगले पेज पे, कि किसी भी, अब यहां पे लिखा हो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना, या साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कुछ भी ऐसा वर्ड लिखा हो, है ना, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं, और उसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो, मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन हो। तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया कि दो केस हो गए, एक हो गया भैया यूनिक सॉल्यूशन वाला केस, यूनिक सॉल्यूशन बोलूं या मैं बोलूं वन सॉल्यूशन बोलूं, उसी को वन सॉल्यूशन बोलूं, या मैं बोलूं लाइनें कैसी है? इंटरसेक्टिंग, या मैं बोलूं लाइनें कैसी है? इंटरसेक्टिंग, या मैं बोलूं कि भैया एटलीस्ट वन सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन, या मैं बोलूं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कम से कम एक होना चाहिए, है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ऐसे को आप कहोगे ये वाले सिस्टम को कंसिस्टेंट, कि भैया कम से कम एक सॉल्यूशन तो दे रहा है ना। इसी तरीके से एक वर्ड होता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं भैया? जो पैरेलल लाइन वाली कंडीशन है ना, पैरेलल लाइन वाली कंडीशन, इनकंसिस्टेंट मतलब जीरो सॉल्यूशन। ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जिसके सॉल्यूशन जीरो निकले, उनको कहोगे इनकंसिस्टेंट। क्लियर? इनकंसिस्टेंट याद रखो, इनकंसिस्टेंट मतलब कोई सॉल्यूशन ही ना निकले, इनकंसिस्टेंट सीधा कोई सॉल्यूशन ना निकले। कंसिस्टेंट मतलब वो दो केस, कोइंसिडेंट लाइन, और इंटरसेक्टिंग मतलब एक सॉल्यूशन भी निकल जाए या बहुत सारे सॉल्यूशन निकल जाए। क्लियर है? इसको नोट कर लेना, सीधा क्वेश्चन भी सीधे सी पूछ लेता है। अभी तक मैंने क्या पढ़ा, एक बार रिकैप करते हैं। आपने बताया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, पर दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की अपन देखेंगे तो तीन कंडीशन बन जाती है। या तो वो एक सॉल्यूशन देगा जिसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, ये वाला जो कंडीशन है ना एक सॉल्यूशन, इसको जनरली तुम्हारे क्वेश्चनों में दिखेगा कि यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करो कि भैया क्या है यूनिक सॉल्यूशन। तो जहां भी एक सॉल्यूशन दिखे मतलब यूनिक सॉल्यूशन की वो बात कर रहा है। वो इंटरसेक्टिंग लाइन वाली कंडीशन हो जाती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। फिर आता है पैरेलल लाइन, कि भैया दोनों लाइनें कभी मुलाकात ही नहीं कर रही, सॉल्यूशन मतलब उनका कोई तो कॉमन पॉइंट हो। इस केस में तो कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं निकल रहा है, तो अपन कहेंगे जीरो सॉल्यूशन। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये तीसरा केस क्या है? केस 3। ये केस 3 है, ये केस 2 है, और ये केस 1 है। आई होप सब समझ में आया। केस 3 क्या? एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चिपक गई, मतलब हर एक पॉइंट ही इनका कॉमन है। ऐसे केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल जाते हैं। ये जो दो है, एक सॉल्यूशन और कोइंसिडेंट लाइन वाले, इन सिस्टम को बोलते हैं कंसिस्टेंट, और जिस में एक भी सॉल्यूशन निकल के नहीं आता उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। आई होप ये पूरा समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ से मैंने क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया कि भैया ये पहली इक्वेशन है, इसका ग्राफ बनाना है, तो कुछ नहीं है, एक्स वाई लिखेंगे, एक्स को जीरो मान लिया, वाई की वैल्यू निकाल ली, फिर एक बार वाई को जीरो मान लिया, एक्स की वैल्यू निकाल ली। ये दो पॉइंट निकल गए, दो पॉइंट निकल गए तो तू लाइन खींच सकता है। तेरे को किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट की जरूरत होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पता है, इसको प्लॉट कर लिया, 0,2 मतलब एक्स 0 है, वाई 2 है, ये आ गया, 2,0 मतलब एक्स 2 है, वाई 0, ये पॉइंट आ गया, खींच दी लाइन। क्लियर? फिर ये अगला वाला x प्लस 2y बराबर 3, x को 0 रखा, y की वैल्यू 3/2 आई। अब देख कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, सर मैं x को 1 रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं, तू 1 रख ले, x की वैल्यू 1 रखेगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो 1,1 भी इसका सॉल्यूशन है। तो भाई तू 1,1 भी प्लॉट कर सकता था, ये 1,1 से पास होगी। क्लियर है? और 1,1 ऐसे जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो तेरा सॉल्यूशन कहलाता है, और वो 1,1 आ गया। आई होप पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, यहां तक पूरा छाप लेना, कहीं पे कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत आराम से बहुत प्यार मोहब्बत से भैया ने तुमको बता दिया। अब देखो क्वेश्चन करेंगे ना तो अपने आप तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, है ना। मैं यहाँ पे हर चीज तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई सारी चीजें तुमको समझ में आए कि कंसिस्टेंट कभी क्वेश्चन में लिखा है मतलब या तो उसका कम से कम एक सॉल्यूशन होगा, मतलब यहाँ दो केस बन जाएंगे, एक तो यूनिक सॉल्यूशन वाला केस और एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस। तो यूनिक सॉल्यूशन में लाइनें कैसी होती है? इंटरसेक्टिंग, ऐसे एकदम दिमाग में क्लिक होना चाहिए। और इनफाइनाइट में लाइनें कैसी होती? कोइंसिडेंट। क्लियर है भैया? एकदम समझ में आ गया, सब कुछ आ गया। आगे बढ़ो, आप सीधे क्वेश्चनों पे आओ। भाई क्वेश्चनों पे आने के पहले
सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की मैं बात करूंगा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस की मैं बात करूंगा। अब अलजेब्रिक तरीके आपको देखने हैं, तो अलजेब्रिक तरीका ना तुम्हारे जो सिलेबस में है ना, सबसे पहले सॉल्यूशन को निकालने का मैंने ग्राफिकल तरीका वहीं पे बता दिया। अब मैं यहाँ अलजेब्रिक तरीका बता रहा हूँ। अलजेब्रिक में तुम्हारे सिलेबस में एक तो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके, और एक है मेरे भाई एलिमिनेशन मेथड। बहुत सिंपल है दोनों, एक बार में मैं तुम्हारे दिमाग में फिट करा दूंगा ये दोनों मेथड को। क्वेश्चनों को देखते हैं, सीधे क्लियर होगा। अभी तक मैंने जितना बताया ना, उससे तुम्हारे शुरू के जितने भी क्वेश्चन इसके आएंगे वो हो जाएंगे। वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये दोनों अलजेब्रिक तरीके तुमको आने चाहिए, और सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को इस चैप्टर में आती है वर्ड प्रॉब्लम में। तो ये दोनों मेथड को ध्यान से समझना मैं कैसे कर रहा हूं, ठीक। अब जैसे ये मैंने क्या कहा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये मैंने बता दिया ऑलरेडी। तुमको कभी जानना है तो मैं वापस से बता दूंगा, पर पहले मैं अलजेब्रिक तरीका बताऊंगा, ताकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन में वही लगेगा। जब क्वेश्चन में नहीं लिखा कि सॉल्यूशन को आप निकालना है, बस आपको बोला फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो कुछ नहीं बोला तो अपन अलजेब्रिक तरीके से करेंगे। जब क्वेश्चन में लिख दिया कि ग्राफिकल तरीका ही बताना है ना, तो फिर अपन ये वाला तरीका जो मैंने ग्राफिकल वाला बताया कि दोनों लाइनों को ड्रॉ करोगे, फिर देखोगे कि क्या आ रहा है सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये, x प्लस 8y बराबर 19 और 2x प्लस 11y बराबर 28, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, दूसरी को भूल जा, पहले पहली को देख। पहली को देखा सर, x प्लस 8y बराबर क्या है 19। पहली वाली इक्वेशन में x की वैल्यू निकाल y के टर्म्स में। क्या बोला, वापस से बोलता हूं, x की वैल्यू निकाल y के टर्म्स में, मतलब क्या, LHS में केवल x रख, बाकी सबको RHS में ले जा। क्या बोला, x मतलब केवल LHS में केवल x को रख, बाकी सबको RHS में ले जा। तो देख भाई, x को केवल LHS में रखा, y को ले गया मैं उधर, यहां गया 19 माइनस 8y। हर क्वेश्चन में इधर जो है ना LHS में x आ जाएगा। अब ये x की वैल्यू आ गई, इस x की वैल्यू देख, पहली इक्वेशन को तूने लिया, पहली इक्वेशन से तूने x की वैल्यू निकाल लिया। अब इस x की वैल्यू को दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर दे, इसी को बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो x की वैल्यू दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर दे, तो यहां पे लिखेगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। देखो यार, ऐसे xy निकालने हैं जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सॉल्यूशन निकालने को बोल रहा है ये तुझसे, है ना, हर क्वेश्चन में सॉल्यूशन ही निकालना होगा। तो देखो ऐसे xy निकालने, तो अब ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, तू देख क्या करेगा, 2 टाइम्स x की वैल्यू कितनी है 19 माइनस 8y प्लस 11y बराबर मेरे भाई कितना आ रहा है 28। भैया आप कैसे करेंगे, अरे यार भाई सीधे मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 इंटू 19 कितना आया भाई 38 माइनस 16y प्लस 11y बराबर 28। बहुत बढ़िया। अब देख 11y माइनस 16y ये कितना हो गया, माइनस का 5y, है ना। 28 माइनस 38 ये कितना हो गया भाई, ये हो गया माइनस का 10, ये हो गया माइनस का 5y, ये खत्म। y बराबर क्या आ गया भाई 10/5, y बराबर आ गया 2, y आ गया 2, y आया 2, पुट कर दे। x की वैल्यू तुझे पता है, x क्या है 19 माइनस 8y। अब जो y की वैल्यू आई, वो जो x की वैल्यू निकाली थी ना इन टर्म्स ऑफ y, वहां से x की वैल्यू निकाल ले। तो पुटिंग y इन इस इक्वेशन को जो निकलती है ना, इसको नाम दे देते थीन, है ना, क्योंकि पहली क्वेश्चन में दी थी, दूसरी क्वेश्चन में दी थी, तीसरी तूने बनाई। तो पुटिंग y इन इक्वेशन 3, ठीक। तो यार y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x बराबर 19 माइनस 8 इंटू 2, y की वैल्यू 2 आई थी, 19 माइनस 16 मेरे भाई 3 आ गई x की वैल्यू। मतलब सर 3,2 x बराबर 3, x बराबर 3 और y बराबर 2 क्या है, सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। कई बार क्वेश्चन में बोल देता वेरीफाई करो, भाई जो सॉल्यूशन तूने निकाला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के क्वेश्चन गलत ही नहीं हो सकते। क्यों नहीं गलत हो सकते भाई, तूने जो भी सॉल्यूशन निकाला ना, पुट करके देख ले क्या दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या बोला भैया, एक और बार बोलो। अरे भाई जो भी सॉल्यूशन तूने निकाला, मैंने क्या बोला था, सॉल्यूशन क्या होता है, वो वैल्यू एक्स वाई की जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो भैया एक्स की वैल्यू 3 रखी और वाई की वैल्यू 2 रखी, तो भाई पहले वाले में देखते हैं, एक्स की वैल्यू 3 रखी, वाई की वैल्यू कितनी रखी 2, तो ये आ गया 8 2 16, एलएचएस में भी 19 आ गया, 16 प्लस 3 19, आरएचएस में 19 लिखा था। जब एक्स की वैल्यू 3 रखी इधर, तो 2 इंटू 3 प्लस 11, वाई की वैल्यू 2 रखी, तो ये कितना आ रहा है 6 प्लस 22 देख 28 आ गया, आरएचएस में 28 ही है, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया। मतलब एक्स और वाई की वैल्यू 3 और 2 सेटिस्फाई कर रही है दोनों इक्वेशन को, मतलब वो सॉल्यूशन हो गए। इतना समझ में आया
ये होती है पहली अलजेब्रिक मेथड, जो कि है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मुझे क्यों पसंद है? क्योंकि कुछ करना ही नहीं है इसमें। पहली वाली इक्वेशन को लेंगे, उसमें x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लेंगे, जो x की वैल्यू y के टर्म्स में आई उसको दूसरी वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे x की जगह y के टर्म्स में, ताकि पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए। और एक वेरिएबल को सॉल्व करना हमें आता है, हमने 9th में सीखा है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म, सब्स्टिट्यूशन आया। अब अगला जो है वो है एलिमिनेशन। में एक क्वेश्चन एलिमिनेशन से करके बताऊंगा, है ना। समझ में आ गया ना पक्के से? अपन और प्रैक्टिस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम में इनको कैसे यूज कर रहे हैं। अब देख एलिमिनेशन मेथड क्या होती है जल्दी से। एलिमिनेशन मेथड क्या है? एलिमिनेट करना है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। अब वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेगा? यार देख यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2, यहाँ है x का कोफिशिएंट 4। तो यार वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो दोनों जगह कोफिशिएंट ऑफ x सेम बना ले, जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे एलिमिनेट करना है x। बहुत ध्यान से देखना, पूरा फोकस मेरी तरफ कर भाई। क्या हुआ? बोर हो गया? जाने का मन हो रहा है क्या? भाई जाना नहीं है ना। मैं यहां से मेहनत कर रहा हूं तो तेरे को तो यार बस सुनना है और क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो फुल फोकस फुल डेडिकेशन के साथ सुनना। बहुत सिंपल चैप्टर है, एक बात देखो कभी समझ आ गया ना तो कैसी भी वर्ड प्रॉब्लम आ जाएगी सॉल्व कर लेगा, क्योंकि हर वर्ड प्रॉब्लम के बाद इक्वेशन ऐसी बनेगी जो तेरे को सॉल्व करनी आनी चाहिए। तो भाई एलिमिनेशन मेथड है, एक्स को एलिमिनेट करना है। अब यार एक्स को एलिमिनेट करना है, क्या करेगा? तो भाई जब भी जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसमें दोनों इक्वेशन में उसका कोएफिशिएंट क्या बना दे? सेम। वापस से क्या बोला आपने? अरे यार जिस भी इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, जैसे तूने यहां पे डिसाइड कर लिया मुझे एक्स को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट मतलब खत्म करना है, गायब करना है, मारना है एक्स को। यार एक्स को मारना है मतलब एक्स को गायब करना है। अब यार यहां पे ना जब भी ऐसा करना हो तो जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है ना उसके कोफिशिएंट सेम बनाने होते हैं, उसके कोफिशिएंट सेम बनाने होते हैं। अब भाई ये मत बोलना कोफिशिएंट क्या होता है, पॉलिनोमियल में बताया था, जो वेरिएबल के आगे नंबर लिखा होता है वो कोफिशिएंट कहलाता है। इधर 2 है x का कोफिशिएंट, इधर 4 है ना। x का कोफिशिएंट इस वाली इक्वेशन में 2 है, इस वाली इक्वेशन में 4 है ना। तो कोफिशिएंट सेम करना है दोनों इक्वेशन का, लिख लेना ये बात। कोफिशिएंट सेम करना है दोनों इक्वेशन का जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे हो। तो कभी x को एलिमिनेट कर रहे हो तो कोफिशिएंट सेम करोगे दोनों इक्वेशन का। करो जरा। सर कैसे करेंगे? अरे भाई इधर 4 है ना, इधर 2 है, 2 से 4 बनाया जा सकता है। कभी तू पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, पहली वाली इक्वेशन को तो कभी पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 आ जाएगा। तो भाई ये तेरी इक्वेशन 1 है, ये तेरी इक्वेशन 2 है ना। अब भाई क्या बोला मैंने? वापस से सर एलिमिनेट करना है एक्स को तो कोफिशिएंट आपको सेम बनाना पड़ेगा दोनों इक्वेशन का। काय का कोफिशिएंट? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करते हो उसका कोफिशिएंट सेम बनाना है। अब यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 4 बना सकते हैं। इन दोनों का जो एलसीएम है, 2 और 4 का एलसीएम क्या है? 2 और 4 का एलसीएम क्या है मेरे भाई? 4। तो यार देख 4 इधर 1 का मल्टीप्लाई होगा, इधर 2 का। तो पहली वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 2 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तभी कोफिशिएंट जो है x का वो 4 आ जाएगा, नीचे 4 ही है। तो मैंने पूरा इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो LHS को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, RHS को भी 2 से मल्टीप्लाई करेगा। क्वेश्चन नहीं बदल सकता है तू। तो भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया LHS को, तो 2x प्लस 3y। तो भाई इधर करा तो इधर भी करना पड़ेगा। इस वाले को ऐसा का ऐसा, इसको तो 1 से ही करना है क्योंकि भाई एलसीएम 4 है, 4 ही चाहिए था मुझे। 4x प्लस 6y बराबर ये कितना आ गया भाई? 7। अब इसको ध्यान से देखिए पहली इक्वेशन को, तो ये क्या बन रही है देख ध्यान से। ये वाले को देखेगा ध्यान से, ये बन रहा है 4x प्लस 6y बराबर 16। ध्यान से देख, ये बना 4x प्लस 6y बराबर 16। अब तो यहां पे देखे तो यार ये माइनस माइनस ये खत्म हो गया सब। 0 इज इक्वल टू 7 माइनस 16 कितना आ गया भाई? ये माइनस का, ध्यान से देख क्या आ रहा है, माइनस का 9। माइनस का क्या आ गया भाई? 9। 0 कभी माइनस 9 के बराबर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। 0 कभी माइनस 9 के बराबर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो भाई इस केस में ऐसे कोई x और y होंगे ही नहीं जो सॉल्यूशन देंगे। तो इस केस में जब ऐसा कुछ बन जाता है तो क्या कहेगा? नो सॉल्यूशन। क्योंकि भाई तू एलिमिनेट करने गया था x को, y अपने आप एलिमिनेट हो गया। वापस से देख, तू एलिमिनेट करने गया था x को, y अपने आप एलिमिनेट हो गया, तूने कुछ नहीं किया। y के कोफिशिएंट अपने आप सेम बन गए और ऐसा आया इधर 0 आ गया क्योंकि 4x माइनस 4x 0, पूरे को माइनस कर रहा हूं मैं। अब ये जो इक्वेशन बनी ना भाई, इस इक्वेशन को मैं बोल रहा हूं ये तो इक्वेशन 2 थी और ये 3 बन गई। जब 1 को आपने
पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करा तो एक इक्वेशन 3 आ गई। जब मैं 2 माइनस 3 कर रहा हूं, मतलब यार पूरी 3 को माइनस कर रहा हूं, तो ये 4x माइनस 4x हो जाएगा, प्लस 6y माइनस 6y हो जाएगा, और 16 माइनस 16 हो जाएगा। घटाऊंगा तो एलएचएस में 0 आ जाएगा, आरएचएस में कितना आ गया, माइनस का 9। क्या 0 माइनस 9 के बराबर होता? नहीं। तो यार ये मैथमेटिकली कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे एक्स और वाई की कोई वैल्यू ही नहीं आएगी, एक्स और वाई की कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब इस केस में क्या आ गया, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होता है, पैरेलल लाइन वाले केस में। अब मैंने जो बताया पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, याद कर जल्दी से क्या बताया था, a1 अपॉन a2 इक्वल तो होता है मेरे भाई b1 अपॉन b2 के, बट दैट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व कर, 2 अपॉन 4 a1 अपॉन a2 की वैल्यू, a1 अपॉन a2 की वैल्यू 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 6 c1 अपॉन c2 के लिए इसको इधर भेजेंगे, ये -8 हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे -7 हो जाएगा, क्योंकि जीरो के फॉर्म में लिखना होता है। तो ये आ गया -8 बटे -7। देख भाई a1 अपॉन a2 तो बराबर आ रहा है b1 अपॉन b2 के, देख 1/2, इधर से भी आया 1/2, बट दैट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो पहले तू यार ये देख लिया अगर कि लाइनें कैसी है, कभी पैरेलल लाइन है तो तू डायरेक्ट ही बोल दे कि इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। पर जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें तू देखेगा a1 अपॉन a2 कितना आया, 1/2, b1 अपॉन b2 कितना आया, 8/11, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसलिए इस केस में एक यूनिक सॉल्यूशन आ गया जो तूने निकाला, एक्स और वाई की वैल्यू। क्लियर है, क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन को मैं एलिमिनेशन से करके बता देता हूं, ताकि देखो एलिमिनेशन का भी एक बार फील आ जाए। क्या था क्वेश्चन, x प्लस 8y, जल्दी से करूंगा है ना, बराबर 19, और ये क्या है भैया, 2x प्लस 11y, 2x प्लस 11y बराबर क्या है भाई, 28। यही था क्वेश्चन। अब मैंने क्या बोला भाई, जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, मैंने कहा एलिमिनेट मुझे करना है x को, मैं हमेशा एलिमिनेट करता हूं x को, मुझे x बिल्कुल पसंद नहीं है ना। तो x को एलिमिनेट करना है तो भैया इधर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नीचे क्या है 2x है ना। तो 2x से तो भैया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पहली इक्वेशन को, ये क्या बन गया 2x प्लस 2 से पूरा मल्टीप्लाई होगा 16y बराबर, आरएचएस भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया 38, ये हो गया 2x प्लस 11y बराबर 28। भैया आप माइनस कर दो तो x एलिमिनेट हो गया, कितना आया 16 माइनस 11 5y बराबर 38 में से 28 गए 10, y बराबर आ गया 2, y बराबर 2। तो यार ये एलिमिनेशन मेथड होता है, किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकता है। मैंने इधर x को एलिमिनेट किया, एक बार मैं तेरे को y को एलिमिनेट करके भी बता देता हूँ, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो मैं जनरली दोनों वेरिएबल को एलिमिनेट करके बता देता हूँ। देख अब y की वैल्यू 2 आ गई, पुट कर देगा तो x अपने आप निकल के आ जाएगा। किसी भी इक्वेशन में एक वेरिएबल पुट करेगा तो एक वेरिएबल की इक्वेशन बन जाएगी, x प्लस 16 बराबर 19, 16 को उधर भेजेगा, x बराबर 3 आ जाएगा। क्लियर। अब कोई बोल दे यार y को एलिमिनेट करना बताओ, आपने तो x को बता दिया। अरे भाई जैसा मैंने बताया वही सोचना है, जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसका कोएफिशिएंट सेम बनाना है। तो 2x प्लस 11y बराबर क्या है 28। तरीका क्या होता है, यहाँ पे 8 लिखा है, यहाँ 11, तो भाई जो यहाँ लिखा है, अब देख यहाँ 8 लिखा है, यहाँ 11, तो भाई 11 ये तो बन नहीं पाएगा, ये 11 तो नहीं बन पाएगा, ये क्या बन पाएगा, जब देख इसका जो कोएफिशिएंट होता है ना उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दे, और उसका जो कोएफिशिएंट होता है उससे नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दे, सिंपल लॉजिक। 11 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 88y, और इसको भाई 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 88y। तो ऊपर वाली को 11 से मल्टीप्लाई करा तो देख 11x प्लस 88y बराबर 19 इंटू 11 99, 9 कैरी 11 बन जाए 11, और 9 कितना हो गया भैया 20। ये क्या आया 16x प्लस 88y बराबर देख भैया कितना आ रहा है 8 8 जा 64, 6 कैरी 8 2 जा 16 और 6 22। चल भैया जल्दी से माइनस करेंगे फटाक से, कितना आ रहा है जल्दी बता, 8 8 जा 64, 6 कैरी 8 2 जा 16 और 6 22। अब इसको देखेगा ध्यान से तो ये आ रहा है 15 नेगेटिव का, y खत्म, क्या आ गया -5x। देख भाई x की वैल्यू आ गई 15/5 विच इज 3। तो किसी भी मेथड से करेगा आंसर सेम आएगा। ये वाली जो मेथड है इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, जहां पे तू वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहा है। अब मैं क्वेश्चन बहुत सारे कराऊंगा, तेरा कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो जाएगा। भैया पे भरोसा रख, भैया यहाँ पे मेहनत करने के लिए तैयार है। पर भाई यही है कि अब तेरे का मन हो रहा होगा बहुत देर हो गई, अब मेरे को ब्रेक चाहिए। भाई ब्रेक ब्रेक कुछ नहीं होता है, इतने छोटे लेक्चर बना रहा हूं ताकि हर एक बात, ज्यादा लंबे समय का तुम्हारा रिटेंशन तो है नहीं, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना सफिशिएंट है बोर्ड एग्जाम में नंबर लाने का। पर एक शर्त है, क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करना। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दिया, इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं इस चैप्टर में। आजा जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। सैंपल पेपर 2023 बेसिक वाले बच्चों को पूछा गया था। क्या करना है भैया, क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फाइंड आउट विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। दिमाग में आया कंसिस्टेंट, भैया ने कहा था
कंसिस्टेंट मतलब भैया ने क्या बोला था कि यार कंसिस्टेंट में भैया ने बोला था कि यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन आ जाए या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाए, मतलब वो केस 1 और केस 3। और इनकंसिस्टेंट में भैया ने बोला था कि कोई भी सॉल्यूशन ना आए, कोई भी सॉल्यूशन ना आए, जीरो सॉल्यूशन वाली कंडीशन होगी। चलो भैया पहला वाला देखते हैं, A1/A2 निकालते हैं इसका। देख भाई दोनों के RHS में 0 होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं, 4x - 5y - 12/0। ये तो एकदम सही फॉर्मेट में लिखा है, A1x + B1y + C1 = 0, जो अपना जनरल फॉर्म होता है उसी फॉर्म में लिखा है। पर ये वाले को देखें तो ये लिखा है 10y + 20 बराबर क्या लिखा है भैया 8x। इसको बुला लेते हैं इधर, ये कितना हो जाएगा माइनस का 8x, क्योंकि प्लस 8x है, इधर आएगा माइनस का 8x, प्लस 10y + 20 = 0। मेरे को RHS में हमेशा 0 चाहिए। ये तेरी इक्वेशन 1 है, ये तेरी इक्वेशन 2 है। ठीक, इसको भूल जा, अब इसका कोई काम नहीं है, इसको मैं काट देता हूं, इसका अब कोई काम नहीं है। अब इन दोनों में देखेंगे A1/A2 मतलब 4/-8 -5/10 B1/B2, B1 की वैल्यू y का कोफिशिएंट -5/10 -12/20। क्लियर। देखिए कितना आ रहा है -1/2, ये कितना आ रहा है -1/2। A1/A2 बराबर आ गया है ना। अब ये जो आ रहा है ये कितना आ रहा है भाई, पूरा काटेगा तो 4 की टेबल में 3/5 माइनस का A1/A2 इक्वल आ गया B1/B2 के, बट दैट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। मतलब कंडीशन क्या है, A1/A2 इक्वल आ गया सर B1/B2 के, बट दैट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कब होता है, जब भैया जीरो सॉल्यूशन होते हैं, और जीरो सॉल्यूशन हो गए मतलब क्या होगा, इनकंसिस्टेंट पैरेलल लाइन वाली कंडीशन बन गई है। क्लियर। अगला देखें, अगला देखें, अगला देखें। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। क्या आएगा 3x + 2y, जल्दी से बता, -8 = 0। वीडियो को पॉज कर खुद से करिए। 6x - 4y - 9 = 0। क्या आ रहा है A1/A2 मतलब देख यहां पे कर रहा हूं अगले वाले का, सेकेंड वाला 3/6। मैं लिख देता हूं यहां पे, देख इक्वेशन 3x + 2y - 8 = 0। और क्या भैया 6x - 4y - 9 = 0। 3/6 2/-4। अरे यार ये तो पहले ही आ गया 1/2 और ये आ गया -1/2। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अब C1/C2 को देखने की जरूरत ही नहीं है, यहां पे आ गया A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो यार A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 कौन सा होता है, केस 1, जब लाइन क्या होती है इंटरसेक्टिंग, मतलब ये हो गया कंसिस्टेंट, क्योंकि एक भी सॉल्यूशन निकल रहा है। तो वैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सिस्टम को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। क्लियर है। तो एक भी सॉल्यूशन निकले या बहुत सारे सॉल्यूशन निकले उस केस में कंसिस्टेंट बोलोगे, एक भी सॉल्यूशन ना निकले उसको केस में कहोगे इनकंसिस्टेंट। ऐसे क्वेश्चनों को कर लोगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। थक गया क्या भाई, थकना नहीं है यार भाई, थक गया तो खेल खत्म हो जाएगा। करने हैं सारे क्वेश्चन खुद से, मैंने कॉन्सेप्ट सब सिखा दिए। ये CBSE 2019 में आया था, तुझसे बन जाएगा आराम से। क्वेश्चन को पढ़, जो मैंने बताया बस वही कंसेप्ट लगेगा। क्या बोल रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। दिमाग में आनी चाहिए कंडीशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होते हैं, जब लाइन कोइंसिडेंट होती है। लाइन कोइंसिडेंट कंडीशन क्या है भैया, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। लाइन कोइंसिडेंट हो जाए तब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आते हैं। तो भाई इसमें देख इक्वेशन क्या है, 2x + 3y - 7 = 0, क्योंकि RHS में 0 बनाना रहेगा। k - 1 × x + k + 2 × y, और भाई इसको इधर बुला ले -3k = 0। अब A1/A2 लिखूंगा इसका तो 2/k - 1 आ जाएगा, 3/k + 2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 × k + 2 आ जाएगा बराबर 3 × k - 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2। अब भाई C1/C2 लिखना है तो लिख ले, नहीं भी लिखेगा तो काम तेरा बन जाएगा, ये भी बराबर ही आएगा। आखिरी में लिखना हो लिख ले। इन दोनों को लेकर सॉल्व कर रहा हूं मैं, इसको पहुंचाया इधर, इसको पहुंचाया इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा 2k + 4, यह आ गया 3k - 3। भाई k वाली टर्म एक तरफ ले जाता हूं, यह आ गया k = 7। कोई दिक्कत नहीं है, k = 7 यहां रखेगा तो क्या आ जाएगा 1/3। ये देख 1/3, k = 7, 1/3, तीनों बराबर आ गए तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 7। क्लियर है। कितना इजी क्वेश्चन आया था 2019 में। बस तेरे को कंडीशन याद आनी चाहिए, जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन लिखा है तो ये लिखेगा। कभी यहां पे लिख देता जीरो सॉल्यूशन तो क्या लगाता कंडीशन, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। कह देता एक ही सॉल्यूशन है या कह देता यूनिक सॉल्यूशन, तो कंडीशन क्या लगाता A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2।
अब देख क्या कह रहा है, द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर इक्वेशन x बराबर a y बराबर b, तुमको बताना है 2024 में। तो भाई ये तो देख यार लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की, ये भी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की है, x बराबर a y बराबर b। अब मेरे भाई a जो है वो b के बराबर नहीं है, तो मैंने ना इसको ग्राफ से थोड़ा एनालाइज किया, क्योंकि यार यहाँ पे a1 a2 b1 b2 तो लिख नहीं पाएगा, क्योंकि दो वेरिएबल वाली इक्वेशन ही नहीं है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इसको एनालाइज करेगा ग्राफ से, क्यों, क्योंकि x बराबर a। अब मेरे को बता, ये a की वैल्यू में मान लेता हूँ 2 सेकंड के लिए, मेरे को a b नहीं समझ में आ रहा, मैंने बोला a बराबर 2 ले लिया, b बराबर 3 ले लिया समझने के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो x बराबर a का ग्राफ, मतलब a की वैल्यू मैंने बोला 2, तो x बराबर 2 का ग्राफ मुझे पता कैसा बनेगा, ऐसा x बनाना है जिसपे x की वैल्यू हमेशा 2 रहे। तो देख यहाँ पे x 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, यहाँ पे y 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, y यहाँ पे नेगेटिव होने लग जाता है ना, यहाँ पे x नेगेटिव होने लग जाता है। अब तुझे क्या बोल रहा है, x बराबर a, मैंने बोला a की वैल्यू 2 सेकंड के लिए 2 मान ले, तो x बराबर 2 मतलब ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, x बराबर 2 का, x बराबर 2 का ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, है ना। ये जो ब्लू कलर की लाइन है इसमें हमेशा x क्या होगा, 2 ही होगा, y की वैल्यू चेंज होती रहेगी, x तो हमेशा 2 ही रहेगा। y बराबर 3 मतलब y बराबर b, तो कुछ ऐसा बनेगा y बराबर b का ग्राफ। y हमेशा 3 ही रहेगा, इस वाले ग्राफ को तू देखे ध्यान से, तो इसमें y हमेशा क्या है, 3 ही है, y क्या है, 3 ही है, और इसमें x कितना है, 2 ही है। इन्होंने क्या बोल दिया, y बराबर b, अब ये 3 की जगह में बोल सकता हूं y बराबर b, x बराबर a। ये क्या हो रहा है, दोनों एक जगह इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है वो क्या होगा, 2,3, 2 क्या बना था, a, मतलब ये क्या हो गया, a, b। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, समझ में आया। भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां पे यार y वेरिएबल ही नहीं है, यहाँ पे पहली इक्वेशन दी है वन वेरिएबल की, दूसरी इक्वेशन दी है वन वेरिएबल की, ग्राफ बनाएगा। अब इसको एनालाइज करेगा तो दिख रहा है ये तो इंटरसेक्टिंग ग्राफ है, दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है, किस पॉइंट पे, a, b पर, तो भैया ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू a, y बराबर b, ये इसका सॉल्यूशन हो गया a, b। क्योंकि ऐसा एक ही सॉल्यूशन आएगा जब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जब x की वैल्यू a होगी, y की वैल्यू b होगी, इसके अलावा कोई x और y नहीं आएंगे। तो ये पढ़ने से ही समझ में आ गया कि यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, और ये मैंने ग्राफिकली भी तेको समझा दिया। ठीक, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो ऐसे ग्राफ बना के एनालाइज कर लेगा। क्लियर है, पक्के से आया समझ में। एक बार वापस से रिपीट करता हूं, x बराबर a है, y बराबर b है, a जो है वो b के बराबर नहीं, दोनों अलग अलग है। ठीक, मैंने बोल दिया लेट सपोज a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, तो x बराबर 2 का ग्राफ बनेगा ऐसा, जहां x हमेशा 2 रहे, y बराबर 3 हमेशा ऐसा। देखो इनका निकालना है कॉमन सॉल्यूशन, ऐसा x और y जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो यहां से समझ में आ रहा है x की वैल्यू a होगी, y की वैल्यू b होगी, मतलब a, b ही एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग होगी किस पॉइंट पे, a, b पे। कभी एक ही सॉल्यूशन आ रहा है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, और किस पॉइंट पे मिलेगी, a, b पर। क्लियर है बात, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन में a1 a2 b1 b2 वाली कंडीशन नहीं लगती, क्योंकि भाई a1 और a2 वो करेगा तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि जीरो कोफिशिएंट ही नीचे वाले में 0 हो जाएगा। भाई इस वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कुछ है ही नहीं, तो क्या सॉल्व करेगा, तो कर ही नहीं पाएगा, है ना। तो वो केवल जब लगती है जब x और y दोनों इक्वेशन में प्रेजेंट हो, तभी वो कंडीशन लगाना। ये a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 ऐसे क्वेश्चनों में लगती है जहां पे x और y दोनों के कोफिशिएंट प्रेजेंट हो। क्लियर, 2023 स्टैंडर्ड में पूछा गया ये सवाल। कर इसको, भैया क्या पूछ रहा है, द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन ये है। ठीक, अब तुझसे पूछ रहा है इसके सॉल्यूशन निकालो। मैंने तरीके तेरे को बहुत सारे बता रखे, बता कौन सी मेथड से करके बताऊं। तू जो बोलेगा उस मेथड से कर देते हैं। चल, ax माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सी मेथड तुझे पसंद है? सब्स्टिट्यूशन पसंद है क्या? चल सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं। तो यार x की वैल्यू क्या आ गई, यहां से कभी देखेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी माइनस वाई, ये x की वैल्यू आ गई। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, ये आ गई तेरी इक्वेशन 3, है ना। पुटिंग x इन इक्वेशन 2, x की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 2 में पुट कर दो। तो जो x की वैल्यू है पुट करते इक्वेशन 2 में, तो ये है ax माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब x की वैल्यू पुट करता हूं, तो x की वैल्यू क्या है, a प्लस बी माइनस का y माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कैलकुलेशन है भाई, अब देख a का a में मल्टीप्लीकेशन a स्क्वायर, a का b में मल्टीप्लीकेशन ab,
और ये आ गया माइनस का ए वाई, ये आ गया माइनस का बी वाई, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान से देखें तो ए स्क्वायर खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। वाई वाली टर्म सारी एक तरफ ले जाता हूँ, ये आ गया ए वाई प्लस बी वाई, और ये बी स्क्वायर को इधर ले आता हूँ तो ये आ जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, इधर से बी कॉमन निकल जाएगा तो ये आ जाएगा ए प्लस बी, है ना। इधर से y कॉमन निकल जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस बी, वाई की वैल्यू आ गई b इंटू ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, y बराबर आ गया b, सबका आ गया वाई बी। अब वाई बी यहां रखेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी माइनस वाई, आपने x निकाला था, इसको रखेगा a प्लस बी माइनस वाई की वैल्यू कितनी है b, तो x आ गया तेरा a। तो x बराबर a, y बराबर b, ऑप्शन सी सही है, चेन्नई आ गया। 2023 स्टैंडर्ड में आया था ये क्वेश्चन, मैंने करा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कौन सी मेथड से किया? सब्स्टिट्यूशन। तुम इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, कुछ नहीं करना था भाई, पहले वाले क्वेश्चन को मतलब पहली वाली इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर देता तो x का कोफिशिएंट सेम बन जाते और फिर सब्ट्रैक्ट कर देता तो x एलिमिनेट हो जाता। क्लियर है ना? बहुत अच्छे से बता दिया। अब अगले पे, अब ऐसे क्वेश्चन आए तो यार इन क्वेश्चनों को करने का एक तरीका होता है। इनको डायरेक्ट कभी तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन लगाने लग जाएगा ना तो पागल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि बहुत लेंथी कैलकुलेशन आ जाएंगी। तो ऐसा जब भी अरेंजमेंट दिखे इक्वेशन का, कैसा सर एक बार दिखाओ इक्वेशन का अरेंजमेंट। 41x है प्लस 53y है बराबर 135 है ना। ये है 53x प्लस 41y बराबर 147। अब भाई ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब तू चाहे तो इसको कर सकता है भाई कि पहली वाली में x की वैल्यू निकालता हूं मैं y के टर्म्स में और फिर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, पर यार ये मल्टीप्लिकेशन 53 का मल्टीप्लिकेशन 41 का मल्टीप्लिकेशन पागल हो जाएगा, है ना, इतना लेंदी। तो जब भी ऐसा कुछ अरेंजमेंट दिखे, कैसा कि सर ये 53 और ये 53 सेम दिख जाए और ये आपका 41 और ये भी 41 दिख जाए, मतलब यार A1 तुमको कभी दिख जाए किसके, B2 के बराबर, और A2 तुम्हें कभी दिख जाए B1 के बराबर। ये नोट कर लेना, क्या होता है वैसे जनरल फॉर्म, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। तरीका बता रहा हूं, जब भी तुम्हें दिखे A1 B2 के बराबर है और A2 B1 के बराबर है, तरीका क्या करना है, इन इक्वेशन को 1 और 2 को जोड़ ले और एक इक्वेशन बनेगी तीसरी, और 1 में से 2 को घटा ले, एक इक्वेशन बनेगी चौथी, और तीसरी और चौथी को तू सॉल्व कर ले, जो मैंने तरीके बताए एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, जो तेरे को अच्छा लगे। क्या बोला सर, एक बार वापस से बताओ भैया। तो देख भाई क्या बोला, 1 और 2 को जोड़ ले, है ना, 1 और 2 को जोड़ेगा तो एक इक्वेशन बनेगी तीसरी, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेगा तो कोई नई इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, और इन दोनों को घटाएगा तो कोई एक और नई इक्वेशन बन जाएगी। जो तीसरी और चौथी इक्वेशन बनेगी ना, देखो उसको सॉल्व करना है, देखो कितनी प्यारी इक्वेशन बनेगी। कभी मैं पहली और दूसरी को जोड़ूंगा, ध्यान से देखना, पहली और दूसरी को जोड़ूंगा तो 53 प्लस 41 कितना होता है, ये 4 और 9 94x, ये आ गया 94y। ये करने से क्या हुआ, x और y के कोफिशिएंट सेम आ गए, जोड़ा तो ये आया 7 5 12, एक कैरी 8, और ये आ गया 282, है ना। अब दोनों को घटाऊंगा 41 माइनस 53 कितना आया है यार, ये देख भाई 9 और 3 12 माइनस का 12x, कोई दिक्कत नहीं, ये आया माइनस। अब ये देख 53y माइनस 41y, ये आया प्लस का 12y। मैंने क्या करा, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ा, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाया, ये वाली स्टेप में मैं इसमें से इसको घटा रहा हूं, तो 41x माइनस 53x माइनस का 12x, 53y माइनस 41y प्लस का 12y, और ये आया 135 माइनस 147, तो देखो दिख रहा है ये आ गया माइनस का 12। क्लियर? अब मेरे भाई देख, इसको देखेगा तो 94 कॉमन निकल जाएगा, ये आ गया x प्लस वाई बराबर 282, कोई दिक्कत नहीं। इसको पहुंचाएगा इधर तो ये आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 282 डिवाइडेड बाय 94 विच इज 3। x प्लस वाई की वैल्यू 3 आ गई, मतलब इक्वेशन 3 तेरी कितनी सिंपल बनी, x प्लस वाई बराबर 3, ये तेरी इक्वेशन तीसरी बन गई जब उन दोनों को जोड़ा। अब उन दोनों को जब घटा रहा है तो तेरी इक्वेशन क्या बन रही है, देख -12 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बनेगा, x माइनस वाई, है ना, बराबर माइनस का 12, और माइनस का 12 है तो ये उधर भेजोगे तो आ जाएगा x माइनस वाई बराबर -12
डिवाइडेड बाय -12 विच इज 1। तो x माइनस वाई की वैल्यू 1 आ गई, x माइनस वाई की वैल्यू 1 आ गई। अब भाई इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना आसान है ना, ये तीसरी और चौथी इक्वेशन बन गई। मैंने क्या बोला था, पहली और दूसरी इक्वेशन दिखने में इतनी टफ थी, कभी उनको जोड़ेगा और उनको घटाएगा तो तीसरी और चौथी इक्वेशन बनेगी। तीसरी और चौथी इक्वेशन कितनी आसान है, देख तेरे सामने लिखिए, x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर कितना है भाई 1। कभी इन दोनों को जोड़ दूं तो सीधा 2x निकल जाएगा बराबर 4, x बराबर आ जाएगा 2 और x बराबर 2 इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो y बराबर आ जाएगा 1। क्लियर, पुट कर दे आंसर आ जाएगा, x बराबर 2 y बराबर 1। क्लियर है, कितना आसान हो गया क्वेश्चन। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे कि a1 b2 के बराबर है, a2 b1 के बराबर है, ये वाले तरीके तेरे को याद रखने ताकि तेरा एग्जाम में टाइम बचे और तू क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर पाए। तू कभी वैसे करेगा आंसर आ जाएगा, वो कैलकुलेशन इतनी लेंदी हो जाएगी कि तू पागल हो जाएगा, तो वैसा अपने को नहीं करना है। क्लियर है, बड़े आगे चलो। पूरा समझ में आ गया ना यार, ये वाला पूरा फॉर्मेट। क्या करा, दोनों इक्वेशन को जोड़ा, इक्वेशन 3 निकाली, दोनों इक्वेशन को घटाया, इक्वेशन 4 आ गई, इक्वेशन 3 आई ये, इक्वेशन 4 आई ये। क्लियर, कैलकुलेशन कर रहा हूं, सिंपल कैलकुलेशन, प्लस माइनस इधर उधर भेजना वो तेको आता है ना। बस ध्यान रखना किसको कैसे भेज रहे हैं। अब भाई वर्ड प्रॉब्लम शुरू कर रहा हूं, इस चैप्टर की पूरी जान है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम कभी तो को समझ में आ गए, मतलब वर्ड प्रॉब्लम में बच्चों को क्या दिक्कत आती है, अंग्रेजी को समझने में, है ना। बच्चों को लगता है अंग्रेजी कैसे पढ़ेंगे, अरे भाई देख क्वेश्चन को आराम आराम से पढ़ेगा ना, अंग्रेजी समझ में आ जाएगी। जो भी निकालने को होता है वो तेरे वेरिएबल होते हैं। तेरा चैप्टर क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब 2 वेरिएबल होंगे जो निकालने होंगे। ये बोल रहा है कॉस्ट ऑफ पेन निकालो और कॉस्ट ऑफ पेंसिल बॉक्स निकालो। तो तेरे को दिख गया कि सर वेरिएबल क्या होंगे, लेट, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ता हूं, मैं ये देखता हूं वेरिएबल क्या है पहले, लेट कॉस्ट ऑफ पेन बी एक्स। भाई हैकर पे पढ़ रहे हैं ना, तो अपन बस वो देखेंगे कि अपने को वेरिएबल क्या है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल बॉक्स कितना है, वाई। ठीक है, मजा आ गया भैया, है ना, बी वाई। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 4 पेन एंड 4 पेंसिल बॉक्स इज 100। ये कह रहा है जो टोटल कॉस्ट है ना 4 पेन की और 4 पेंसिल की वो है 100 रुपए। वापस से, 4 पेन की कॉस्ट प्लस 4 पेंसिल की कॉस्ट टोटल 100 रुपए। 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेन इज 15 मोर देन द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बॉक्स। क्या बोल दिया सर, क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेन इज 15 मोर देन द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बॉक्स। सबसे पहले पहली लाइन को पढ़ के पहली इक्वेशन बना सकता है क्या। क्या बोला, द कॉस्ट ऑफ 4 पेन। तो देख, एक पेन की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ 1 पेन देखो x मान ली, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बॉक्स तूने y मान ली, क्योंकि देखो कॉस्ट ऑफ अ पेन मतलब एक पेन की कॉस्ट और अ पेंसिल बॉक्स मतलब एक पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट। तो एक पेन की कॉस्ट x है, तो 4 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 4x। अरे भाई एक पेन 10 रुपए का है तो 4 पेन कितने के होंगे, 40 रुपए के। तो एक पेन कभी x का है तो 4 पेन कितने के होंगे, 4x। 4 पेंसिल बॉक्स, एक पेंसिल बॉक्स y रुपए का है तो 4 पेंसिल बॉक्स कितने के होंगे, 4y। टोटल कॉस्ट मतलब इन दोनों का जो सम है वो तेरे को 100 दे रखा है। ये पहली इक्वेशन बन गई। पहली तो बना लेते हैं, बच्चों को दिक्कत आती है दूसरी बनाने में। दूसरी में क्या लिखा है, जो अंग्रेजी में लिखा है उसको पढ़ेंगे आराम आराम से। 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेन, जब भी इज आ जाए मतलब इज इक्वल टू आ जाए, है ना। 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेन क्या है x, 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेन मतलब 3x, इज आ गया मतलब इक्वल टू लगा दिया। अब इसको पीछे से पढ़, कॉस्ट ऑफ पेंसिल बॉक्स 15 मोर, मतलब जो भी कॉस्ट ऑफ पेंसिल बॉक्स है y उससे 15 ज्यादा, इज 3 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। वापस से क्या बोला, 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेन, जैसे करना है वर्ड प्रॉब्लम, है ना। 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेन मतलब 3 टाइम्स ऑफ x बराबर इज आ गया ना, मतलब इज इक्वल टू 15 मोर देन द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बॉक्स। पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट y है, उसमें 15 जोड़ दो, और पेंसिल बॉक्स मतलब एक पेंसिल बॉक्स की। बस ये बन गई 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल। कर लेगा सॉल्व, कौन सी मेथड से करेगा बता, कौन सी पसंद है। देख पहले यहां से दिख गया y की वैल्यू निकाल सकता है, तो क्या, दूसरी वाली इक्वेशन को देखा तो ये आ गया 3x माइनस 15, ये y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को यहां पुट कर दिया, तो पहली वाली इक्वेशन में दूसरी वाली इक्वेशन से जो y की वैल्यू निकली उसको पुट करा। सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगा रहा हूं मैं, है ना। तो 4 कॉमन निकाल लिया, ये कितना आया, x प्लस वाई, ओके, बराबर 100। सिंपल करने का तरीका, इसको इधर पहुंचाओगे 25 आ जाएगा, तो ये आ गया x प्लस वाई बराबर 25। भाई पहली इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा तो मुझे दिख गया कि x प्लस वाई बराबर 25 है।
अब मेरे को पता है y की वैल्यू क्या है, 3x माइनस 15, यहाँ पुट कर दिया 3x माइनस 15, ये y की वैल्यू है, प्लस x है ही ऑलरेडी, x प्लस वाई बराबर क्या है, देख ध्यान से, x प्लस वाई बराबर 25 है, तो x प्लस y की वैल्यू कितनी है, 3x माइनस 15 बराबर 25, ये आ गया 4x, इसको इधर जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 40, x बराबर आ गया 10, मतलब जो x माना था वो क्या माना था, कॉस्ट ऑफ पेन, वो आ गई 10 रुपए। अब कॉस्ट ऑफ पेंसिल बॉक्स, तो भाई यहाँ पे x की वैल्यू 10 रख दे तो y की वैल्यू निकल जाएगी 3 इंटू 10 माइनस 15 बराबर y, तो y की वैल्यू आ गई 30 माइनस 15 बराबर y बराबर आ गया 15। तो क्या लिखेगा कि भैया जो कॉस्ट है पेन की वो 10 रुपए है, 10 रुपए निकल कर आई, यूनिट याद रखना 10 रुपए निकल कर आई, और पेंसिल बॉक्स की जो कॉस्ट है y अपन ने पेंसिल बॉक्स माना था वो आई 15 रुपए। सबका आंसर आया सेम। वर्ड प्रॉब्लम को कैसे पढ़ रहे हैं समझ में आया, मचा दिया, तो भाई हैकर पे मचाएगा ही तू, बोर तो नहीं हुआ। अब ये क्वेश्चन तू कर सकता है, जो मैंने पहला वाला करा है उसी का एक और पैटर्न मैंने दे दिया ताकि तेरी प्रैक्टिस हो जाए। अब देख रोमिला है, कोई है रोमिला जो एक स्टेशनरी शॉप पे गई और उसने 2 पेंसिल बॉक्स, 2 पेंसिल और 3 इरेजर, मतलब 2 पेंसिल खरीदी और 3 इरेजर खरीदे 9 रुपए में। हर फ्रेंड सोनाली, सोनाली गई, उसने देखा यार ये जो रोमिला है वो कुछ न्यू वैरायटी की पेंसिल और इरेजर खरीद रही है, तो उसने कहा रोमिला को कि यार मुझे भी खरीदनी भैया, 4 पेंसिल मैं ले लेती हूँ और 6 इरेजर मैं भी ले लेती हूँ यार, है ना, 18 रुपए में। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। मैंने क्वेश्चनों को बोला है हमेशा ये देखो क्या निकालना है, क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ ईच इरेजर, मतलब तुम्हारे जो वेरिएबल है वो तुमको सवाल ही बता देगा कि लेट द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल, कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल बी x रुपीस and cost of each eraser be y रुपीस। बहुत बढ़िया है ना, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x है, 1 इरेजर y, ईच लिखू या एक लिखू बात एक ही है। अब क्या बोल रहा है, रोमिला वाली इक्वेशन बना लोगे, तुम लोग खुद बना लोगे भाई, एक पेंसिल की कॉस्ट 1 है तो 2 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी 2x, एक इरेजर की कॉस्ट y है तो 3 इरेजर की कॉस्ट कितनी होगी 3y, ये टोटल कॉस्ट जो रोमिला ने दी वो 9 रुपए दी। अब जो रोमिला की फ्रेंड थी सोनाली, उसने 4 पेंसिल खरीदी मतलब 4x, है ना, और 6 इरेजर खरीदे मतलब 6y बराबर ये कितना आ गया मेरे भाई 18। ठीक, बहुत बढ़िया, 2x प्लस 3y बराबर 9, 4x प्लस 6y बराबर 18। इसको ध्यान से देखोगे, इसको ध्यान से देखोगे तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू आ गया b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू आ गया c1 अपॉन c2। भाई देख 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 6 और -9 अपॉन -18 सब बराबर आ गए, तो इसका कोई प्रोबेबल सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, बहुत सारे x और y में ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे मैंने बोला भैया x की वैल्यू, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, x की वैल्यू मैंने 1 मान ली, है ना, तो y की वैल्यू तो निकालेगा, कितनी आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 2 अपॉन 3, ये कितना आया 7/3। ये भी एक सॉल्यूशन हो गया। मैंने बोला यार x की वैल्यू 2 मान लेते हैं, जब मैं x की वैल्यू 2 मानूंगा तो 4 प्लस 3y बराबर, जब इक्वेशन आती है ना तब मैं ये देख लेता हूँ कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो नहीं आ गया, कभी ये आ जाता तो इस केस में तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे, इस केस में तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे, तो एक पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है। अब ये बोल रहा कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड इरेजर, भाई कोई भी इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। x बराबर मैंने मान लिया 2, ओके, और ये ऐसे देख ले कि भाई y बराबर तू कभी 1 ले लेता तो x कितना आ रहा है 2x प्लस 3 बराबर 9, तो 2x बराबर कितना आ गया भैया 6, x बराबर 3, तो यहां से आ गया 3,1 भी एक सॉल्यूशन है इसका कि भैया जो कॉस्ट है पेंसिल की वो 3 है और इरेजर की कॉस्ट है 1। तो बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं, ऐसे केस में तू कहेगा कि यार कुछ भी हो सकती है पेंसिल की कॉस्ट, कुछ भी हो सकती है इरेजर की कॉस्ट। क्लियर है, बढ़ू आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2024 के स्टैंडर्ड में आया था एक क्वेश्चन, ग्राफिकली दे दिया भाई। अभी तक अपन देख रहे थे अलजेब्रिकली क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए मैंने 2 मेथड बता दिया, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, वो तो आसान है, पर कभी दे दिया 2 इक्वेशन है और भैया लिख दिया क्वेश्चन में कि ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो भाई ग्राफ पेपर दिया जाएगा तुम्हें, है ना, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। पहली इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और दूसरी x प्लस वाई बराबर 5। ग्राफ कैसे बनाते हैं मैंने सिखा रखा है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, है ना। मैं बोल रहा हूं भैया क्या
इसको ऐसे लिख ले x माइनस वाई बराबर माइनस का 1, कोई दिक्कत नहीं। ये पहली इक्वेशन को ऐसे लिख लिया। अब मैंने यहाँ बक्सा बनाया, मेरे को 2 पॉइंट चाहिए x और y। मैंने बोला x को 0 रख, x को 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी है 1। मैंने बोला y को 0 रख तो x की वैल्यू कितनी है -1। क्या बोला मैंने, पहली इक्वेशन लिखी उसमें मैंने बोला x को 0 रख, y की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू कितनी आई 1, क्योंकि देख भाई x को 0 रखेगा तो -y बराबर -1 आ जाएगा, y बराबर 1 आ गया। तो एक आ गया तेरा पॉइंट 0,1 क्योंकि x, y तेरा सोल्यूशन होता है लाइन का, है ना। और दूसरा पॉइंट आ गया तेरा -1,0। अब 2 पॉइंट आ गए तो तू ग्राफ बना सकता है। देख ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो ये वाला पॉइंट 1 बोल दिया, ये 2 बोल दिया, ये 3 बोल दिया, ये 4 5 6 7 8 9 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3 -4, इधर करेगा तो -1 -2 -3 -4, है ना। अब देख पहले वाले का ग्राफ बनाना है, मैं कलर ले लेता हूँ येलो, है ना। पहले वाले का ग्राफ बनाना है, मैंने कलर ले लिया येलो। 0,1 का x0 y1 ये वाला पॉइंट हो गया 0,1। दूसरा क्या बनाना, -1,0 ये हो गया पॉइंट, x नेगेटिव y0, है ना। ये तेरा ग्राफ बन गया। अब देख इसको ऐसे बना देगा तू, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर। अब इसको मैंने बोला इसको येलो से बना देते हैं, है ना। ये येलो लाइन आपकी रिप्रेजेंट कर रही है। दूसरा आपका क्या इक्वेशन, x प्लस वाई बराबर 5, है ना। इसको भी बनाएगा तो क्या आएगा भैया, एक्स वाई, एक्स को 0 रखा, y की वैल्यू 5 आई, y को 0 रखा, x की वैल्यू 5 आ गई। कोई दिक्कत नहीं, एक बार x को 0 रख, y की वैल्यू निकल जाएगी, y को 0 रख, x की वैल्यू निकल जाएगी। क्या पॉइंट है 0,5, x 0 है y 5 है, ये आ गया एक पॉइंट, है ना। 0,5 कलर बदल देता हूं ताकि देखो अच्छे से समझ में आए। मैंने बोला भैया ये बना दिया मैंने 0,5 और एक पॉइंट क्या है 5,0, ये बन गया 5,0। पिंक कलर से बना देते हैं इसको, बस ऐसा करना रहेगा तुझे, ठीक है। ये बन गया, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अच्छे से लाइन बना दे। ये तुझे दिखा सर, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। पिंक लाइन और येलो लाइन ये वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट को मैंने ऑरेंज कलर से बता दिया भैया, ये वाला जो पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यही इसका सॉल्यूशन होता है। अब इस सॉल्यूशन को देखें तो इसमें x कितना है, ग्राफ पेपर पे देखा तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 2,3 आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ग्राफिकली आपने देख लिया 2,3 क्या हो गया, सॉल्यूशन। अब देख ले जो सॉल्यूशन निकले सेटिस्फाई कर रहा है क्या, देख 2 - 3 कितना हो गया, -1 + 1 0 आ गया, 2 + 3 5, तो 2,3 इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने का तरीका ये होता है। क्लियर है। ग्राफिकली कैसा भी क्वेश्चन आएगा, लाइनें बनाएगा, लाइनें जहां इंटरसेक्ट होगी वो तेरा सॉल्यूशन होगा। कभी लाइनें कभी इंटरसेक्ट ही नहीं हो रही है तो पैरेलल लाइन बन गई, मतलब नो सॉल्यूशन। कभी लाइन एक के ऊपर एक चिपक गई, दोनों लाइन तूने ड्रॉ करी, दोनों एक दूसरे के ऊपर चिपक गई, कोइंसिडेंट लाइन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर है। इस वाले केस में क्या आया, तेरा यूनिक सॉल्यूशन आ गया, क्योंकि लाइनें कैसी थी, विजुअलाइज भी कर लिया तूने, इंटरसेक्टिंग लाइनें थी। नोट कर लेना भाई, मजेदार तरीके से बता दिया ये मैंने। देखो ये 2024 स्टैंडर्ड में आया था, कितना सिंपल क्वेश्चन। ग्राफ बनाना कुछ नहीं है, ग्राफ में बस ये पॉइंट को प्लॉट करना, एक बार x को 0 रख ले, y की वैल्यू निकल जाएगी, y को 0 रख ले, x की वैल्यू निकल जाएगी। 2 पॉइंट मिल गए, लाइन ड्रॉ कर देना। सेम इधर x को 0 रख, y की वैल्यू निकल जाएगी, फिर y को 0 रख, x की वैल्यू निकल जाएगी। दोनों का ग्राफ ऐसे बन जाएगा, इस वाली इक्वेशन का ग्राफ ऐसे बना और इस वाली इक्वेशन का ग्राफ इस वाली टेबल से बना। क्लियर है। ये पिंक वाला ग्राफ है इसका, ये पिंक वाला ग्राफ है इसका, और येलो वाला ग्राफ है इसका, येलो वाला ग्राफ है इसका। तो भाई जनरली क्या करते हैं, जो येलो वाली लाइन है ना, इसके ऊपर लिख भी देते हैं कि ये मैंने किसका ग्राफ बनाया, x - y बराबर -1 का ग्राफ बनाया, और ये पिंक वाला किसका ग्राफ है, x + y बराबर 5 का ग्राफ है। क्लियर। बस ये लिख देगा, पूरे नंबर तेरे को मिल जाएंगे। बढ़ू आगे, अगला वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देखते क्या निकालने को बोला है। अंग्रेजी पढ़ते हैं। 2 नंबर है जिनका रेशियो है 5/6, तो भाई 2 नंबर और दोनों नंबरों को ही निकालने को बोला है। मतलब मुझे वेरिएबल पता लग गए कि भाई लेट द टू नंबर्स बी x एंड y रिस्पेक्टिवली, है ना। 2 नंबर ही निकालने, वही दोनों वेरिएबल होंगे, जो निकालना होता है वही वेरिएबल होता है। क्लियर है ये तो। अब क्या बोल रहा है, दोनों नंबरों का रेशियो दे दिया 5/6, तो पहली इक्वेशन तो रेशियो मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में, मतलब x/y 5/6। अरे यार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ के आए हो, तो 2 नंबर का रेशियो दिया है 5/6, तो x/y बराबर 5/6, ये पहली इक्वेशन आ गई समझ में। ठीक है।
इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, दोनों में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब x माइनस 8 और y माइनस 8, दोनों नंबर में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो भाई जो रेशो होगा वो 4/5 हो जाएगा। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? वापस से सुन लेना, कभी नहीं आई तो। देख क्या बोल रहा है, पहले दो नंबर का रेशो, मतलब x बाय वाई बराबर 5/6 दे दिया, दो नंबर का रेशो देखो दे दिया 5/6, है ना। जब दोनों को डिवाइड करते तो वो दे दिया 5/6। अब बोल रहा है 8 आपने दोनों नंबरों में से सब्ट्रैक्ट कर दिया और उनका रेशो निकाला, तो भाई देख इस नंबर में से 8 सब्ट्रैक्ट करेगा तो x माइनस 8 आ जाएगा, इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट करेगा तो y माइनस 8, इसका रेशो बोल रहा है 4/5 दे दिया। तो ये तेरी इक्वेशन 1 हो गई, ये तेरी इक्वेशन 2 हो गई। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। देख मैं इधर आराम से तेरे लिए लिख देता हूं, क्या आएगा इधर से 6x, देख ध्यान से 6x बराबर क्या आ गया भैया 5y, है ना। इधर तू खोलेगा तो क्या आएगा 5x माइनस 40 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 5 का मल्टीप्लीकेशन देख पूरे में हो जाएगा x माइनस 8 में, और 4 का मल्टीप्लीकेशन पूरे में हो जाएगा y माइनस 8 में, तो क्या आ जाएगा 4y माइनस 32। कोई दिक्कत नहीं, मैंने सब्सटीट्यूशन मेथड लगाई तो यार देख यहां से x की वैल्यू y के टर्म्स में देखी तो 5y/6 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है सर, 5y/6 आ गई। अब x की वैल्यू 5y/6 यहां पुट करूंगा तो 5 इंटू 5y/6 माइनस 40 बराबर 4y माइनस 32। भाई जो पहले निकली उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये आ गया 25y/6 माइनस 40, इसको उधर पहुंचा देते, इधर y वाली टर्म ले आते हैं, माइनस 4y बराबर 40 माइनस 32, ये कितना हो गया 8, इधर 6 एलसीएम ले लिया, ये आ गया 25y माइनस 24y। भाई 6 एलसीएम लेंगे तो 6 4 जा 24y और ये आ गया 25y, इसको पहुंचाया उधर तो y बराबर आ गया भैया 48। कितनों का आया यही आंसर? अरे यार 25y माइनस 24y कितना हुआ y, y/6 बराबर 8, ये 6 उधर जाएगा तो y बराबर 8 6 जा 48, y आ गया 48। अब y आ गया 48 तो दादा x निकल जाएगा यहाँ पे, अब y की वैल्यू पुट कर दे, 5 इंटू 48/6, ये आ गया 6 8 जा 8 5 जा 40, x की वैल्यू आ गई 40। मतलब जो वो दो नंबर है उसमें पहला नंबर जो फर्स्ट नंबर है जिसको मैंने x बोला वो है 40, और जो सेकंड नंबर है जिसको मैंने y बोला वो है 48। क्लियर? सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बड़े आगे अगला देख, सीबीएसई 2023 में आया था, एक फ्रैक्शन है जो 1/3 बन जाता है जब 1 सब्ट्रैक्ट करते न्यूमरेटर से, इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। जब भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आए, जब भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आए, तो बचपन में फ्रैक्शन पढ़ा है 2/5 ये फ्रैक्शन है, तो यार ये 2 को क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, जो ऊपर लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं भाई न्यूमरेटर, और ये 5 को क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो ये जितने भी बच्चों को नहीं पता है कि न्यूमरेटर क्या होता है डिनोमिनेटर क्या होता है, जो ऊपर लिखा होता है इसके लाइन के उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो नीचे लिखा होता है वो डिनोमिनेटर होता है। अब ये बोल रहा है एक फ्रैक्शन है जो 1/3 हो जाएगा, कभी 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे न्यूमरेटर से और इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। आपको फ्रैक्शन निकालना है। अब फ्रैक्शन में क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है, मेरे को निकालने को क्या बोला फ्रैक्शन, तो अननोन क्या होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो लेट द न्यूमरेटर be x and the denominator be y। ठीक, न्यूमरेटर मतलब जो लाइन के ऊपर लिखा होता है और ये लाइन के नीचे लिखा होता है। क्या कह रहा है, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। कभी मैं न्यूमरेटर में से एक को सब्ट्रैक्ट कर दूं और उसके फ्रैक्शन की बात करूं तो न्यूमरेटर x-1 अपॉन y, ये पूरा फ्रैक्शन हो गया। भाई न्यूमरेटर में से एक को घटा दिया, डिनोमिनेटर में कुछ हरकत की नहीं, तो फ्रैक्शन बन गया 1/3। ये पहली इक्वेशन बन गई। कितने को समझ में आई? क्या बोला, अरे 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, x और y तेरे क्या है वेरिएबल है, तो फ्रैक्शन क्या होगा x/y, है ना। फ्रैक्शन निकालना है मतलब तेरे को ये निकालना है x/y की वैल्यू, है ना। ये इसको क्या बोलते हैं फ्रैक्शन, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर विल बिकम फ्रैक्शन। ये जैसे 2/5 लिखा ना, ये एक फ्रैक्शन है। अब क्या बोल रहा है कि भैया 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो न्यूमरेटर में से, तो x-1 कर दिया, डिनोमिनेटर में कुछ करने को ही नहीं कह रहा है। फिर कह रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 1/4। फ्रैक्शन 1/4 कब बन जाता है, जब तुम कहोगे 8 को ऐड कर दिया डिनोमिनेटर में, मतलब न्यूमरेटर में कुछ नहीं किया, डिनोमिनेटर में 8 को ऐड कर दिया, है ना। इसका थोड़ा ऊपर बनाते फिर इसका डब्बा बना दिया, ये बन गया भैया पहली इक्वेशन।
और ये बन गई भैया दूसरी इक्वेशन। सॉल्व कर ले पहली और दूसरी को, तेरा आंसर आ जाएगा। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3x - 1 बराबर y। सीधे y की वैल्यू आ गई, क्या आई y की वैल्यू? 3x - 3 बराबर y। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे, ये y की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, इधर मल्टीप्लिकेशन करेगा तो 4x बराबर y प्लस 8, और y की वैल्यू ये पुट कर दी यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, 3x - 3 प्लस 8 बराबर 4x। क्या किया? अरे यार ये 4 को इधर मल्टीप्लाई किया, इसको पूरे को उधर, तो क्या गया? 4x बराबर y प्लस 8। ये तेरी इक्वेशन 3 थी। पुटिंग y इन इक्वेशन 2, जो इक्वेशन 2 है उसमें y की वैल्यू को पुट कर दिया, तो y की वैल्यू क्या आई? 3x - 3 पुट किया, ये आ गया x बराबर 5। x 5 आया तो y देख कितना आ रहा है, y बराबर आ गया 3 × 5, x की वैल्यू 5 पुट करी, ये -3, ये आ गया 15 - 3, y बराबर आ गया 12। y 12 है, x 5 है, तो फ्रैक्शन निकालना था तुझे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं, क्या निकालना था? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? x बटे y, मतलब वो हो जाएगा 5/12। ये तेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन आएंगे ऐसे कर लेना। क्लियर है? वर्ड प्रॉब्लम में कोई गलती नहीं करेगा। आगे बढ़ू, जोश कम तो नहीं हुआ, एनर्जी कम तो नहीं हुई? भाई मैं इतनी एनर्जी में हूं तो तू क्यों नहीं आ पा रहा एनर्जी में? क्वेश्चनों को सॉल्व कर, कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो जाएगा। अब रेक्टेंगल और ये पेरीमीटर वेरीमीटर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ना, खुद से अटेम्प्ट कर, वीडियो को पॉज कर, देख तुझसे बनेंगे यार। और जब अपने आप से बनते हैं ना तो अलग सुकून मिलता है ना? मैं करके दे दूंगा तो उसमें तेरा क्या फायदा है? तू खुद सोच पा रहा है कि नहीं? मैंने क्या बोला? जो अननोन होता है उसको वेरिएबल मान ले। रेक्टेंगुलर लॉन की बात हुई तो एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक, मान ले ये ए बी सी डी, ठीक, ये कोई रेक्टेंगुलर लॉन है। अब कह रहे जी इसका जो पेरीमीटर है भाई साहब वो 54 मीटर है ना? तो पेरीमीटर आपको क्या निकालना है? व्हाट वर द ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ द लॉन। तो देखो यार, किसी भी रेक्टेंगल में दो ही चीज वेरिएबल होती है। क्या होती है? एक उसकी लेंथ होती है और एक उसकी विड्थ। तो मैंने बोला भैया लेट, आपको डायमेंशन ही निकाल देना, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी, ऐसा पूरा लिखना होगा। एक्स बोल दिया और उसकी जो विड्थ है ना, या ब्रेड्थ है, वो आपने बोल दी वाई। क्लियर है? चलो भैया, क्योंकि यही निकालना था ओरिजिनल डायमेंशन। डायमेंशन मतलब लेंथ और विड्थ, ये अपन ने मान ली एक्स और वाई। अब बोल रहा है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? कभी मैं इसको बोल रहा हूँ एक्स, इसको बोल रहा हूँ वाई, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? 2 टाइम्स एल प्लस बी। पेरीमीटर का फॉर्मूला याद होगा तुमको रेक्टेंगल का, अरे साइड बाउंड्री का सबका सम, तो एक्स प्लस वाई, ये भी एक्स प्लस वाई। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 टाइम्स एल प्लस बी, 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई आ गया। ये कह रहा है जो पेरीमीटर है लॉन का वो कितना है? 54। ये पहली इक्वेशन बन गई, ये पहली इक्वेशन बन गई थी सबकी। दूसरे में क्या कह रहा है? इसको रिड्यूस कर दिया साइज से, जो लेंथ है वो 3/5 हो गई है ना, एंड विड्थ हो गई 3/4 ऑफ द ओरिजिनल डायमेंशन। मतलब जो अब नया रेक्टेंगल बना ना भाई, उसको छोटी साइज का कर दिया, ठीक, और उसमें बोल रहे लेंथ जो है वो 3/5 है ओरिजिनल डायमेंशन का, मतलब 3/5 ऑफ ओरिजिनल डायमेंशन, एंड जो विड्थ है वो ओरिजिनल डायमेंशन का 3/4 है, ठीक। अब कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ दिस रिड्यूस्ड रेक्टेंगल, इसका रिड्यूस्ड रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो तुमको दे दिया 36। तो फॉर्मूला तो वही है पेरीमीटर का, क्या? ये वाला जो नया रेक्टेंगल है उसमें भी 2l प्लस बी लगाओगे। अब जो लेंथ है वो कितनी हो गई? 3/5x है ना, और जो विड्थ है वो कितनी हो गई? 3/4y, ठीक। और पेरीमीटर कितना हो गया अब नए रेक्टेंगल का? 36। ये तुम्हारी इक्वेशन 2 बन गई, ये पहली इक्वेशन बन गई, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लोगे। करो इसके आगे सॉल्व की खुद कर लोगे, एक्स और वाई निकाल लो, है ना? बहुत आसान है। देख इस 2 को इधर पहुंचाएगा, यहीं पे कर देता हूं, तो x प्लस वाई कितना आया मेरे भाई? 54/2 दैट इज 27, ठीक। इधर देखेगा तो एलसीएम ले ले पहले, इधर 5 4 20 है ना, 4 3 जा 12x प्लस ये आया 15y है ना, ये आ गया इंटू 2, ये आ गया 10, उसको उधर पहुंचाओगे तो ये आएगा 12x प्लस 15y बराबर 360, क्योंकि ये इक्वल टू है 36। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं तो एलसीएम लिया 5 और 4 का 20 एलसीएम आया है ना,
इधर करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, उधर करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, ये आया, ये 2 से इसको काटा 10 बार और ये आ गया। ये तुम्हारी दूसरी इक्वेशन का सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया। अब तुम्हें पता है कि दादा x प्लस वाई 27 है, तो मैं y की वैल्यू सीधे पुट कर सकता हूँ 27 माइनस एक्स, सब्सटीट्यूशन मेथड, सीधे वहां रख दो। अगले पेज पे लिख देता हूँ 12x प्लस 15y बराबर कितना आया 360, है ना। तो 12x प्लस 15, y की वैल्यू देख क्या आई है 27 माइनस एक्स बराबर 360। कितना आ रहा है ये 12x प्लस 15 7 जा कितना होगा भाई, 15 6 जा 90 होता है, 7 जा 105 होता है, 10 कैरी, 15 2 जा 30 और ये 10 40 आ गया, माइनस 15x आ गया बराबर कितना आया 360। अब भाई x वाली टर्म एक तरफ ले जाता हूं, 405 माइनस 360 बराबर आया 15x माइनस 12x, ये कितना आ गया भाई 3x, 5 10 में से 6 गए 4, 45, x आ गया तुम्हारा 15। x 15 आया तो y तूने क्या निकाला था, y तूने निकाला था 27 माइनस एक्स, है ना। तो y आ गया 27 माइनस 15 विच इज 7 में से 5 गए 2 और ये 1 12। अब यूनिट क्या देखेगा, जो लिखा है मीटर, है ना, पेरीमीटर जिस यूनिट में, तो तू बोलेगा कि भैया रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है वो 12 मीटर है और जो लेंथ है वो 15 मीटर है। आई होप सबका आंसर यही आया होगा। यार इक्वेशन बन गई, उसके बाद तो सॉल्व करना बहुत आसान है, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकता है, एलिमिनेशन से भी, जो तेरे को अच्छा लगे वो लगा ले। मेरे को सब्स्टिट्यूशन अच्छी लगती है तो मैंने सब्स्टिट्यूशन लगा ली कि भैया इसको इधर पहुंचाया, y की वैल्यू जो आई दूसरे वाले में पुट करेंगे, पूरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी y में, y की वैल्यू निकाल दी, y आया तेरा पहले, नहीं y को पुट कर देंगे x में तो पूरी इक्वेशन x में कन्वर्ट हो जाएगी, x की वैल्यू निकल गई और फिर उधर x को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y आ जाएगा। क्लियर। अब 2023 बेसिक में आया था, ये क्वेश्चन में होमवर्क दे दूं क्या, कर लोगे खुद से, सेम क्वेश्चन है, देख भाई कैसा, बस सोचना है इसमें कि यार सबीना वेंट टू अ बैंक एटीएम, बैंक एटीएम गई सबीना, कितने रुपए विड्रॉ करने 2000 रुपए, है ना। शी रिसीव्ड 50 रुपीज एंड 100 रुपी नोट ओनली। तो भाई जब सबीना गई बैंक में 2000 रुपए लेने तो उसको केवल यही दो नोट मिले, 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट। अब सबीना को 25 नोट, है ना, टोटल मिले। हाउ मेनी नोट ऑफ 50 रुपी एंड 100 रुपी डिड शी रिसीव। तो जो भी अननोन होता है वो तेरे वेरिएबल होते हैं। तो लेट द नंबर ऑफ 100 नोट, सबीना को जो 100 रुपए के नोट मिले ना, नंबर ऑफ 100 नोट, कि 100 रुपए के जितने भी नोट मिले उसको मैंने बोल दिया x, क्योंकि तुम्हें क्या बोला है, नंबर ऑफ 50 रुपी नोट एंड 100 रुपी नोट बताओ, एंड लेट द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट बी वाई, है ना। सबीना को बैंक से x नंबर 100 रुपए के नोट मिले और y नंबर 50। ऐसे मान ले सबीना गई बैंक में, उसको दो नोट 100 के मिले और एक नोट 50 का मिला, फॉर एग्जाम्पल। पर इन्होंने एक बात कही कि सबीना टोटल जो रुपए लेके आई ना वो 2000 रुपए लेके आई। तो भाई जितने भी नंबर ऑफ नोट होंगे 100 के, है ना, तो वो रुपए में कितने कन्वर्ट हो जाएंगे, 100 इंटू एक्स। अरे भाई कभी तू 10 100 के नोट लेके आ गया तो रुपए कितने लेके आ गया तू, 100 इंटू 10 करेगा, 1000 रुपए लेके आ गया। इन द सेम मैंने 50 रुपए के नोट तू कभी वाई लेके आ गया, मान ले 50 रुपए के तू 5 नोट लेके आ गया तो 250 रुपए लेके आ गया, तो 50 इंटू वाई, तो सबीना जो टोटल रुपए लेके आई ना वो आई 2000 रुपए लेके। ये पहली इक्वेशन हो गई। मैं अब बाकी क्वेश्चनों में केवल इक्वेशन बना बना के छोड़ूंगा, क्वेश्चन तुम खुद से कर सकते हो सॉल्व, है ना। 100x प्लस 50y बराबर क्या आ गया 2000। अगला क्या है, सबीना गॉट 25 नोट इन ऑल, टोटल नंबर ऑफ नोट कितने 25, ये आ गया। अब इसको देखे तू पहली इक्वेशन को, ये दूसरी इक्वेशन हो गई और वो पहली इक्वेशन हो गई कि भाई टोटल नंबर ऑफ नोट 25 नोट ही सबीना लेकर आई, मतलब 100 रुपए के और 50 रुपए के नोट का जब सम किया तो वो 25 ही निकल कर आ रहा है। अब वो कह रहे कितने नोट होंगे। क्लियर, बहुत इजीली दो इक्वेशन बन गई। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो भाई, इन दो इक्वेशन। अब देख यहाँ पे कभी इसको सिंप्लीफाई करे तो 50 कॉमन निकल सकता है पहली इक्वेशन से। तो पहली इक्वेशन कितनी आसान हो गई, 2x प्लस वाई बराबर ये कितना हो गया भाई 2000, ये कैंसल, ये आ गया भाई 40, तो 2x प्लस वाई बराबर आ गया भाई 40। और दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई बराबर 25। चल इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन से कर देता हूं, y एलिमिनेट होता हुआ दिख रहा है, सीधे माइनस कर दिया, पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को घटा दिया, 1 माइनस 2 कर दिया, क्योंकि y का कोफिशिएंट दोनों में सेम ही है, सीधे एलिमिनेट हो जाएगा, ये आ जाएगा x बराबर 40 में से 25 गए 15।
ठीक, x कभी 15 आ गया तो x प्लस वाई, तुमको 25 दूसरी इक्वेशन में पता है x की वैल्यू 15 रखोगे तो y निकल कर आ जाएगा, दैट इज 10। कोई दिक्कत नहीं, आ गया आंसर। तो भाई 100 रुपए के नोट कितने थे? 100 रुपए के नोट थे 15 और 50 रुपए के नोट कितने थे? 10। तभी इनका सम 2000 आ रहा है। देख 1500 प्लस 500, 50 रुपए के 10 नोट होंगे तो 500 होगा उसका सम, और 1500 दोनों का सम करेंगे 2000 आ रहा है, मतलब अपन ने जो आंसर निकाला वो एकदम करेक्ट है। क्लियर? तो क्रॉस वेरीफाई भी तुम कर सकते हो जो तुमने आंसर निकाला। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कर, खुद से अटेम्प्ट कर, ये क्वेश्चन बनेगा तुझसे तभी तुझे मजा आएगा कि यार ये चैप्टर में ना मेरे को पूरा फील आ गया। आराम से करेंगे, देख क्वेश्चन को पढ़ आराम से, वीडियो को पॉज कर। देख दो लोग हैं 16 किलोमीटर दूर, है ना, देखना ध्यान से, दो लोग हैं 16 किलोमीटर दूर, मतलब एक पॉइंट मैंने बोल दिया ए, दूसरा पॉइंट मैंने बोल दिया बी। ये दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी है ये तुमको दे दी 16 किलोमीटर, ठीक है ना। दे स्टार्ट वॉकिंग एट द सेम टाइम, ये कोई ए पर्सन है, ये कोई बी पर्सन है ना, इन दोनों के बीच की दूरी 16 किलोमीटर दी है। अब देख दे स्टार्ट वॉकिंग, दोनों चलने लगे एट द सेम टाइम, दोनों चलने लगे सेम टाइम पे, ठीक। इफ दे वॉक, दोनों एक दूसरे की तरफ का भी वॉक करते हैं, ओके, एट डिफरेंट स्पीड, मतलब इफ दे वॉक टुवर्ड्स ईच अदर एट डिफरेंट स्पीड दे विल मीट इन 2 आवर। ध्यान से समझना, कभी ए आदमी ऐसा चले, बी आदमी ऐसा चले, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ चले, ये लिखा है, ओके, टुवर्ड्स ईच अदर मतलब एक दूसरे की तरफ चले, तो भाई इन दोनों को जो मिलने में समय लग रहा है वो लग रहा है 2 घंटे। क्लियर? जो मिलने में समय लग रहा है वो लग रहा है 2 घंटे, है ना। हैड दे वॉक्ड इन द सेम डायरेक्शन, ये क्या हुआ, जब भाई ए आदमी ऐसा चल रहा है, बी आदमी ऐसा चल रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तो कंडीशन ये बन रही है, ओके। अगला क्या है, अगले को मैं दूसरे कलर से बनाता हूं, ये तुम्हारा ए पॉइंट है, ये तुम्हारा बी पॉइंट है, दोनों के बीच की दूरी जो है ना, दोनों के बीच की जो दूरी है वो 16 किलोमीटर है, ठीक। अब देख क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है इफ दे वॉक्ड इन द सेम डायरेक्शन, कभी ए भी ऐसा चल रहा है, बी भी ऐसा चल रहा है, ओके, इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम स्पीड एज बिफोर, जैसे पहले जिस स्पीड में चल रहे थे उसी स्पीड में कभी ऐसे ही चलेंगे, तो इन दोनों की मुलाकात कुछ 8 घंटे बाद हो रही है। मतलब ये बात तो समझ में आ गई कि भैया जो ए की स्पीड है वो ज्यादा है बी से, तभी इन दोनों की कोई आगे जाकर कोई मुलाकात हो रही है ना। तो इन दोनों की कोई मुलाकात हो रही है, मान लो ये वाला कोई पॉइंट है जहां पे ए और बी मिल रहे हैं, और इसमें जो टाइम लग रहा है वो 8 घंटे का लग रहा है। वो कितने का लग रहा है? 8 घंटे का। अब ये कह रहा है दोनों की स्पीड सेम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दोनों केस में स्पीड सेम है, और आपको निकालना भी स्पीड है, तो जो निकालना होता है वही मेरे अननोन होते हैं। तो मैंने क्या बोला, लेट द स्पीड ऑफ ए, पूरा लिख लेना, x किलोमीटर पर आवर, है ना, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में, टाइम आर में, तो ए की स्पीड मैंने क्या मान ली, x किलोमीटर पर आवर, और बी की स्पीड क्या मान ली, y किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं है, लिख ले यहां पे, लेट द स्पीड ऑफ ए बी x किलोमीटर पर आवर, ओके, एंड द स्पीड ऑफ y या स्पीड ऑफ b बी y किलोमीटर पर आवर, ठीक। क्वेश्चन पूरा समझ में आया? ये कह रहे जब दोनों एक दूसरे की तरफ चलने लगे, जब दोनों एक दूसरे की तरफ चलने लगे, ये जो ए और बी के बीच की दूरी है ना, ओके, ये 16 किलोमीटर तुमको दे रखी है, जब दोनों एक दूसरे की तरफ चलने लगे तो इनको 2 घंटे में मुलाकात हो रही थी, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चलने लगे तो इनकी मुलाकात यहां कहीं हुई 8 घंटे में, यहां कहीं हुई 8 घंटे में। क्लियर? अब ये दो कंडीशन को देखकर क्या तू दो इक्वेशन बना सकता है? देख तुझे सिंपल फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। स्पीड तूने मान ली x किलोमीटर पर आवर, ए, ये पहला वाला कभी मैं केस ऑब्जर्व करूं तो यार ए यहां से चालू हुआ, बी यहां से चालू हुआ, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, मानो यहां कहीं इनकी मुलाकात हो गई, यहां कहीं इनकी मुलाकात हो गई, मैंने मान लिया भाई, मैंने मान लिया यहां कहीं इनकी मुलाकात हो गई। क्लियर? सॉरी, हाँ,
यहाँ कहीं इनकी मुलाकात हो गई, मैंने मान लिया इस वाले पॉइंट पे इनकी मुलाकात हो गई, ए और बी जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे थे तो यहाँ कहीं सी पॉइंट पे इनकी मुलाकात हो गई। मुझे पता है ए सी प्लस बी सी कितना है, 16 किलोमीटर। ध्यान से देखना, ए सी प्लस बी सी कितना है, 16 किलोमीटर। पहले वाले केस में देखें तो ए सी प्लस बी सी कितना है, 16 किलोमीटर। भाई सी पॉइंट पे मिल लिए तो ए सी प्लस बी सी पूरा टोटल जितना ए और बी के बीच की दूरी होगी। अब ए सी निकालना है, मतलब डिस्टेंस ऑफ ए मीटिंग पॉइंट तक। देख कितना समय लगा, 2 घंटे। ए की स्पीड, ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ए की स्पीड है एक्स, टाइम लगा 2, तो ए चला होगा 2x, ये जो डिस्टेंस है ये आ गया 2x, है ना। बी भी 2 घंटे तक चला और बी की स्पीड थी y, तो बी का डिस्टेंस भी कितना आएगा, 2y। ये जो डिस्टेंस आ गया ये कितना आ गया, 2y। अरे बी का जो डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो डिस्टेंस ऑफ ए का भी मैं निकाल रहा हूं, तो ए की स्पीड कितनी है, x, इनटू टाइम कितना लगा, 2 घंटे, 2x। और डिस्टेंस ऑफ बी मेरे को निकालना है कि बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितनी है बी की, y, और टाइम कितना लगा, 2 घंटे, तो ये चला 2y। तो मेरे को ये समझ में आ गया कि सर 2x प्लस 2y बराबर 16। ये पहली इक्वेशन समझ में आ गई। कितने लोगों की यही इक्वेशन बनी। अब दूसरे केस में देखते हैं, दूसरे केस में देखते हैं। यहां कहीं इनकी मुलाकात हो रही है, यहां कहीं इनकी मुलाकात हो रही है, तो यार ए यहां से चलना शुरू किया, ए ने यहां से चलना शुरू किया, तो ए यहां से लेके यहां तक कितना चलेगा, ए की स्पीड कितनी है, एक्स, कितने घंटे तक चला, 8 घंटे तक। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ए इंटू टाइम टेकन बाय ए। स्पीड ऑफ ए कितनी है, एक्स, टाइम टेकन बाय ए कितना है, यहाँ पे 8 घंटे लग रहे, तो 8x से चला। तो ये पूरा जो है ये डिस्टेंस आ गया 8x। इन द सेम मैंने बी की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, है ना। बी की स्पीड कितनी है भाई, y किलोमीटर पर आवर। ये बी यहां से चलना शुरू किया, ठीक, और ये यहां तक चलेगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, बी ने यहां से चलना शुरू किया, ओके, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी विल बी स्पीड ऑफ बी इनटू टाइम टेकन बाय बी। टाइम तो 8 घंटे ही लग रहा है, स्पीड कितनी है y, तो ये आ गया भैया 8 इंटू वाई, ये आ गया 8y। अब इसको ध्यान से देखो, ये कोई सी पॉइंट पे इनकी मुलाकात हुई, तो AC क्या होगा, AB प्लस BC। यहां पे देखोगे ध्यान से तो AC क्या निकल के आएगा, AB प्लस BC। इस वाले कंडीशन में देख भाई, AC तेरा निकल के आएगा AB प्लस BC। AC, A को C पॉइंट तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, 8x। ओके, AB तेरे को दे रखा था दोनों के बीच का डिस्टेंस, दैट इज 16 किलोमीटर। और BC कितना है भाई, 8y। ये तुम्हारी दूसरी इक्वेशन बन गई। कितनों को समझ में आई, कितनों को समझ में आई भाई। पहली वाली इक्वेशन जब बनी तो वो आया AC प्लस BC बराबर 16। AC प्लस BC बराबर ये पूरा AB, पूरा AB। पहले वाले केस में ये केस 1 है, जब दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो ये बनेगा, और जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे तो AC आ जाएगा AB प्लस BC। यहां से देखोगे तो ये आएगा 8x माइनस 8y बराबर 16। 8 कॉमन निकाल लिया तो x माइनस वाई बराबर 16, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड होगा तो x माइनस वाई बराबर 2। ये आ गया, ये तुम्हारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। पहली इक्वेशन क्या आई थी, 2x प्लस 2y बराबर 16, उसको भी ध्यान से देखो, 2x प्लस 2y, उसको अलग कलर से लिखता हूं पहली इक्वेशन को ना, वो आई थी 2x प्लस 2y बराबर 16। 2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई बराबर 16, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया भाई, 8। ये तुम्हारी आ गई पहली इक्वेशन। पहली और दूसरी को सॉल्व करो, कितना आ रहा है सर, x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर 2। दोनों को जोड़ूंगा तो y अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, 2x बराबर 10, है ना। ये पहली इक्वेशन आई, ये दूसरी इक्वेशन आई, दोनों को जोड़ा, एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं, बाय एलिमिनेशन, ठीक। तो बाय एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा तो दोनों को जोड़ा, 1 और 2 को, 1 प्लस 2 कर दिया, तो y अपने आप एलिमिनेट हो गया, क्योंकि 1 था कोफिशिएंट, माइनस 1 था, दोनों को ऐड करूंगा तो y खत्म। 2x बराबर 8 प्लस 2 10, x आ गया 5, x 5 आ गया तो y कितना आएगा, x प्लस वाई 8 था, x की वैल्यू 5 है तो 5
घटा दोगे 3 आ जाएगा। तो भाई जो स्पीड है ए की, स्पीड ऑफ ए जो निकालना था वो आ गई तुम्हारी 8 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बी जो तुम्हें निकालना था 8 नहीं सॉरी 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ ए आ गई, है ना, और स्पीड ऑफ बी कितनी आ गई 3 किलोमीटर पर आवर। यही तुम्हें निकालना था। क्या प्यारा क्वेश्चन था, समझ में आया? समझ में आया? मेन तो यार ये जो डायग्राम है ना, ये कभी इसको विजुअलाइज कर पाओगे तो क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा, है ना, कि यार डिस्टेंस को बराबर करना है, AC प्लस BC बराबर AB। AB 16 किलोमीटर था, AC मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय A, स्पीड A की 2 है, और टाइम 2 घंटे लग रहा है, स्पीड x है तो 2x आ गया डिस्टेंस। यहाँ पे 2 घंटे टाइम लग रहा है, स्पीड y है तो 2y, ये आ गई। इधर 8 घंटे टाइम लग रहा है, स्पीड x है तो 8x हो गया डिस्टेंस, और बी में 8 आप क्या टाइम है, y इसकी स्पीड है, तो अपन क्या लगा रहे हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूला। बस ये फॉर्मूला जिसको याद था उससे ये क्वेश्चन हो जाता, फिजिक्स का फॉर्मूला था। तो फिजिक्स लग रही है इसमें, मैथमेटिक्स तो कहां से शुरू हुई, ये इक्वेशन बनाने के बाद मैथमेटिक्स शुरू हुई, इक्वेशन बनाने तक फिजिक्स का फॉर्मूला लगा है ना। तो तुमने वो 9th में जो मोशन पढ़ा है वो कभी आता तो ये क्वेश्चन हो जाता। क्लियर है? बड़े आगे चलो भाई, अब ये वाले क्वेश्चनों को कैसे करना है, तो यार देखो, दुनिया के जितने भी 2 डिजिट नंबर है उनको एक बार ऑब्जर्व करते हो, उसके बाद ये क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन को समझने के लिए ना तुमको 2 डिजिट नंबर को समझना होगा। ठीक है, तो भाई 2 डिजिट नंबर में दुनिया का कोई सा भी ले लो, मैंने लिया 49, इसको तू कैसे लिखेगा, कभी इसको ओपन करे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 10 प्लस 9 मिलके बनता है 49, जो कि 4 है तुम्हारा टेंस प्लेस और 9 है तुम्हारा यूनिट प्लेस। तो हमने एक चीज ऑब्जर्व करी, क्या ऑब्जर्व करी, ध्यान से देखना, कोई सा भी ले ले 2 डिजिट नंबर, मैंने लिया 25, कैसे लिखेगा, टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से देखा, ये आपकी टेंस प्लेस है 2 और ये आपकी वंस प्लेस है, मतलब यूनिट प्लेस है। ठीक, कोई सा भी नंबर ले ले, 98 ले लिया मैंने, तो कैसे लिखेगा, 9 इंटू 10 प्लस 8, टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई किया और यूनिट प्लेस को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया। अब इस क्वेश्चन को समझने का तरीका देख, ये बोलेगा सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। क्या बोला इसने, वापस से सुनना, सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 डिजिट नंबर है ना, तो जब भी ऐसे 2 डिजिट नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो देखो देख, पहले क्या पूछा है, फाइंड द नंबर, है ना, तो कोई भी 2 डिजिट नंबर होगा उसमें दो चीजें अननोन होगी, एक क्या टेंस प्लेस और एक क्या यूनिट प्लेस। इतनी बात समझ में आई, हर 2 डिजिट नंबर में ये दो ही आइटम होते हैं, एक टेंस प्लेस होती है, एक यूनिट प्लेस होती है, एक टेंस प्लेस होती है, एक यूनिट प्लेस होती है। ठीक, आपको नंबर निकालना है तो आप बोलोगे यार, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो हम क्या बोलेंगे, लेट द टेंस प्लेस बी आपकी x बोल दी, और यूनिट प्लेस जो कि आपकी वंस प्लेस है उसको मैंने बोल दिया y, है ना। कभी टेंस प्लेस x है, यूनिट प्लेस y है, तो नंबर क्या होगा, नंबर क्या होगा, नंबर क्या होगा, जो तुम्हें निकालने को बोला उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। तुम्हें पता है यार, टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करते, यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करते। यहाँ पे कभी मेरे को कोई नंबर पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगा, 10 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1, है ना, तो क्या आ जाएगा 10x प्लस वाई, आपका नंबर होगा। इतनी बात सबको समझ में आई। इस क्वेश्चन में यही समझना है कि भाई कोई भी 2 डिजिट नंबर होगा दुनिया का, उसका एक टेंस प्लेस होगा, एक यूनिट प्लेस होगा, उस नंबर को लिखने का तरीका हो जाएगा 10x प्लस वाई। जैसे मान लिया x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 5 है, इस केस में 25, तो इसको लिख कैसे रहे, 2 इंटू 10 प्लस 5, एक्स की वैल्यू टेंस प्लेस अपन ने बोल दिया, x को टेंस प्लेस बोल रहे हैं, तो यार ये तुम्हारा x हो गया, ये तुम्हारा y हो गया। लिख कैसे रहे, 10 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, देख पा रहे हो, या ऐसे देख ले, x इंटू 10 प्लस वाई इंटू 1। क्लियर है? तो बस ये आपका नंबर हो गया। अब क्या बोल रहा है, रिवर्स कर दिया, भाई किसी भी नंबर का रिवर्स कर दिया, मतलब 25 का रिवर्स क्या होगा, 52, है ना, 98 का रिवर्स क्या होगा, 89, 49 का रिवर्स क्या होगा, 94। रिवर्स मतलब टेंस प्लेस ने यूनिट प्लेस की जगह ले ली, यूनिट प्लेस ने टेंस प्लेस की जगह ले ली। तो जब भी ऐसा लिखा हो, रिवर्स कर दिया नंबर, है ना, तो क्या करा अपन ने, 49 का नंबर 94 कर दिया। अब 94 को लिखने का तरीका क्या होगा, 10 इंटू 9 प्लस प्लस 1 इंटू 4, ऐसे ही लिखोगे किसी भी नंबर को, है ना, 10 इंटू 9 प्लस 1 इंटू 4। तुमने क्या करा,
सर इस केस में आपने एक्स वाई ऐसे माने थे, है ना, तो नंबर कैसा लिखा था आपने 10 इंटू एक्स प्लस वाई, है ना, ये नंबर हो गया। जब टेंस प्लेस एक्स है, यूनिट प्लेस वाई है, तो नंबर ऐसा। जब रिवर्स कर दिया तो आपने क्या लिखा 10 इंटू वाई प्लस एक्स। तो कभी नंबर ऐसा है तो इसका रिवर्स क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा 10y प्लस एक्स। अरे जो यूनिट प्लेस है वो टेंस प्लेस की जगह ले लेगी और जो यूनिट टेंस प्लेस है वो यूनिट प्लेस की जगह ले लेगी। कितनों को ये बात समझ में आई, आ गई इतनी बात समझ में? अब क्वेश्चन तुमसे हो जाएगा, अब क्वेश्चन तुमसे हो जाएगा। पहला क्या बोल रहा है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। देख भाई, सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मतलब x प्लस वाई तुमको बोल दिया 9, टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस का जो सम है वो तुमको दिया है 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अब क्या बोल रहे हैं, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। पूरी लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे। क्या बोला, 9 टाइम्स द नंबर, 9 टाइम्स द नंबर, ओके मैं अभी ऐसा लिख रहा हूं 9 टाइम्स द नंबर इज आ गया मतलब इक्वल टू ट्वाइस द नंबर, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, मतलब ट्वाइस द नंबर रिवर्स वाला। तो नंबर क्या हो गया 10x प्लस वाई, ये तुम्हारा नंबर है ना, तो 9 टाइम्स 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स रिवर्स नंबर क्या है 10y प्लस एक्स। आया समझ में? ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हो गई। ये तुम्हारी सेकंड इक्वेशन है, ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन, ये तुम्हारी पहली इक्वेशन है, ये तुम्हारी सेकंड इक्वेशन। बस इन दोनों को सॉल्व करना है। अगले पेज पे कर लू, क्या आएगा, x प्लस वाई बराबर आया तुम्हारा 9, ध्यान से देखो x प्लस वाई बराबर 9 आया, और ये 9 इंटू 10x प्लस वाई बराबर कितना आ गया मेरे भाई, बराबर आ गया 2 टाइम्स 10y प्लस एक्स। क्लियर? अब इसको ध्यान से देखे तो यार पहली वाली से देखा y की वैल्यू आ गई 9 माइनस एक्स, सब्सटीट्यूशन मेथड लगा लेते हैं। या 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x। बुला जरा इसको इधर, बुलाते हैं इसको प्यार से इधर, x वाली टर्म को, कितना आया 88x, है ना, और इसको इधर बुलाया तो ये कितना आ गया 11y, है ना, तो y बराबर ये कितना आ गया 8x, y बराबर ये कितना आ गया 8x, y की वैल्यू 9 माइनस एक्स है, पुट कर दी, x बराबर 9 माइनस एक्स, यह गया 9x बराबर 9, x बराबर कितना आ गया 1, x 1 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 8। ये अभी आंसर नहीं आया, x क्या माना था, x बोला था टेंस प्लेस, टेंस प्लेस उस नंबर की 1 है ना, और यूनिट प्लेस उस नंबर की 8 है। भाई जिसकी टेंस प्लेस 1 हो, यूनिट प्लेस 8 हो, नंबर कैसे निकलेगा 10 इंटू 1 प्लस 8 18, यूं भी समझ में आ रहा है, टेंस प्लेस 1 है, यूनिट प्लेस 8 है, 18 नंबर हो गया। कितना इजी क्वेश्चन हो गया। समझने की बात क्या थी कि दुनिया का कोई भी 2 डिजिट नंबर है उसको लिखोगे कैसे, 10 मतलब कभी उसकी टेंस प्लेस x है, यूनिट प्लेस y है तो 10x प्लस वाई, उसका रिवर्स करोगे तो 10y प्लस एक्स। बस ये जो है चीज कि रिवर्स वाले नंबर को ऐसे लिखते हैं और नंबर को ऐसे लिखते हैं, ये तुमने समझ लिया तो ऐसे क्वेश्चन तुमसे एक बार में हो जाएंगे। क्लियर है? मजा आया? छापो इसको, सबका आंसर आ गया ना 18, बड़े आगे। अब बस लास्ट टाइप है इसका एज वाला क्वेश्चन, वो कराऊंगा और उसके बाद ये चैप्टर खत्म। बाकी जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है, स्पीड डिस्टेंस वाले या रिवर बोट प्रॉब्लम, वो सब आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। इतनी ही वर्ड प्रॉब्लम तुम्हारे सिलेबस में। अब 2023 के स्टैंडर्ड में आया था ये क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या है ना, एज वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैंने हर एक तरीके के क्वेश्चन तुमको कराए कि किसको कैसे सोचना है। 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे तो वैसा कि एक टेंस प्लेस होगी, एक यूनिट प्लेस होगी, है ना। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे तो एक न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब इस तरह के एज वाले क्वेश्चन आ गए ना, तो इसमें क्या होगा, कुछ ऐसा बोलेगा 5 इयर्स अगो उसकी एज इतनी थी, उसका इतने टाइम्स इसकी एज थी, ऐसा ऐसा कुछ बोलेगा, है ना। तो तुमको हमेशा एज वाले क्वेश्चन में उनकी जो प्रेजेंट एज है वही पूछता है। देख इन्होंने क्या पूछा, प्रेजेंट एज पूछा, तो जो पूछता है वो तुम्हारे वेरिएबल हो गए। लोग क्या है, अमित और बलजीत, तो इनकी प्रेजेंट एज को तुम वेरिएबल मान लोगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अमित, अमित की जो प्रेजेंट एज है मैंने बोल दिया वो x है, और बलजीत भाई की जो प्रेजेंट एज है
है ना, प्रेजेंट एज ऑफ बलजीत, इसको ऐसे लिखोगे पूरा, ऑफ बलजीत बी वाई। ठीक है, हैंडराइटिंग के लिए माफी चाहूंगा, समझ में आ रही होगी। 5 साल पहले भाई तुम्हारी आज उम्र है 14 साल, 5 साल पहले तुम्हारी उम्र कितनी थी? 9 साल। तो भाई आज अमित भाई की उम्र x है, 5 साल पहले अमित भाई की उम्र कितनी होगी, है ना? 5 साल पहले, 5 years ago, मतलब पहले जा रहे हो, तो अमित भाई हो जाएंगे x-5, है ना? 5 years ago अमित वॉज, अमित भाई जो थे ना वो 3 times थे, अमित वॉज 3 times, थ्राइस लिखा है ना, एज ओल्ड एज बलजीत। तो भाई बलजीत पाजी भी 5 साल पहले कितने के होंगे? अमित पाजी x-5 के हो गए, तो बलजीत भी तो y-5 होंगे। आज उनकी y एज है, 5 साल पहले y-5 ही होंगे। वो कह रहे अमित भाई 5 साल पहले 3 times है बलजीत के। ये पहली इक्वेशन बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं भाई। 5 साल पहले तो दोनों की एज में 5-5 घटा दोगे, ये उनकी 5 साल पहले की एज हो गई। 5 साल पहले का सिनेरियो ये कि अमित भाई की जो भी एज है ना उसका 3 times है बलजीत पाजी की एज का। ये पहली इक्वेशन बन गई। किसी को कोई दिक्कत? पढ़ के समझ में आया? इसको जो आगे जाके एसएससी वेसएससी की तैयारी करोगे तो एक टेबल से बच्चों को ऐसे सिखा देते कि भैया देख, ये प्रेजेंट एज है ना, ये पहले की एज है मतलब पास्ट एज है, और ये फ्यूचर एज है। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। प्रेजेंट एज x है, y है। पास्ट एज मतलब क्या? 5 साल पहले x-5, y-5। फ्यूचर एज जब कहेंगे कि 10 years hence, hence मतलब होता है बाद में, 10 साल बाद में। आज तुम 14 साल के हो, 10 साल बाद कितने के हो जाओगे? 24 साल के। क्या किया तुमने? 14 में 10 को ऐड कर लिया। तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, 10 साल मतलब x+10। अमित की एज हो जाएगी x+10, बलजीत की कितनी हो जाएगी? y+10। ये 10 साल वाले सिनेरियो में अमित जो है वो ट्वाइस हो गया बलजीत के, तो x+10 अमित की एज हो गई, बलजीत की हो गई y+10, अमित हो गया ट्वाइस। ये तुम्हारी दो इक्वेशन बन गई, दो वेरिएबल की, सॉल्व हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करना है तुम्हें। x की वैल्यू पहली वाली से निकाल सकते हो। पहली वाली से x की वैल्यू निकाली, कितना आया? 5 को उधर भेजा, 5 + 3y - 15, ये आ गया 3y - 10। ये x की वैल्यू आ गई, इसको पुट करो इधर। 3y - 10 + 10 बराबर 2 times y + 20। खत्म। y बराबर आ गया 20। y कितना आया? 20। y क्या था? बलजीत पाजी की प्रेजेंट एज 20 years। अमित भाई की कितनी हो गई एज? अमित भाई की x की जगह मतलब y की वैल्यू पुट कर दो, 23 जा 60 - 10, ये हो गए 50 साल के। अरे यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दे, 3 × 20 - 10, ये कितना आ गया? 50। अमित 50 साल के होंगे, बलजीत पाजी 20 साल के होंगे प्रेजेंट एज। एक और एज वाला क्वेश्चन करा देता हूं, है ना, बाकी तुम कर लोगे। मैं इक्वेशन बनाऊंगा, इसके बाद सॉल्व तुम खुद कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा ये भी। बस इस क्वेश्चन को क्यों लिया? क्योंकि इस क्वेश्चन को ना बच्चे ट्रिकी इसलिए समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ना सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन दे दिया, तो बच्चों को क्या लगता है ये 3 वेरिएबल का क्वेश्चन है, एक तो पापा की एज और फिर 2 बच्चों की एज, तो टोटल x y z 3 वेरिएबल हो गए। नहीं करना है ऐसे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मतलब चैप्टर है ही नहीं तुम्हारा 3 वेरिएबल वाला, तो क्यों 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन बनाओगे? तुम कभी इसको ध्यान से देखो, तुमको निकालना क्या है? जो निकालना है उसको x मान लो। फादर की एज निकालनी है ना, तो मैंने बोल दिया यार लेट द एज ऑफ फादर, लेट द एज ऑफ फादर बी x। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, मेरे को पता है अननोन क्या है ये। अब क्वेश्चन क्या है? द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ इट्स 2 चिल्ड्रन। मैंने बोला यार सम ऑफ द एज जो है ना बच्चों की, अब जो एक और वेरिएबल दिख रहा है मुझे, वो क्या दिख रहा है? सम ऑफ द एज ऑफ चिल्ड्रन। भाई दोनों बच्चों की जो एज का सम है उसको मैंने y बोल दिया। अब मैं जब पहली इक्वेशन बनाना चाहूंगा, क्योंकि देख कभी तो बोले एक बच्चे की एज को y ले लेता हूँ, दूसरे बच्चे की एज को z ले लेता हूँ, तो 3 वेरिएबल में हो जाएगा काम। तो 3 वेरिएबल में क्यों ही करना है, हो जाएगा उससे भी क्वेश्चन, पर क्यों कॉम्प्लेक्स करना है? जब कह रहा है दूसरी चीज है सम ऑफ द एजेस ऑफ इट्स 2 चिल्ड्रन, उसको मैंने बोल दिया y, है ना, कि सम ऑफ द एज ऑफ चिल्ड्रन विल बी y। तब कह रहा है जो एज है फादर की आज x है ना, ये सब प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूँ। वो क्या हो गई? ये प्रेजेंट ही, हाँ, जो भी मैंने अज्यूम किया वो प्रेजेंट एज है, ठीक।
वो है ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ द चिल्ड्रन। ये पहली इक्वेशन बन गई, x बराबर 2y। आफ्टर 20 ईयर्स, भाई 20 साल बाद पापा की एज क्या हो जाएगी? 20 साल बाद ये हो जाएगा x प्लस 20। ये सम y है, 20 साल बाद सम ऑफ द चिल्ड्रन कितना होगा? अब यहां बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि सर 20 साल बाद y प्लस 20 लिख देंगे। ये नहीं करना है भाई, इसमें दो बच्चे हैं तो एक बच्चा भी 20 साल बढ़ेगा, दूसरा बच्चा भी 20 साल बढ़ेगा। समझ में आया? अरे यार मान ले दो बच्चे हैं 5-5 साल, एक 5 साल का एक 6 साल का। 20 साल बाद कभी इनकी एज तुझसे पूछेंगे तो तू क्या बोलेगा कि भाई आज इनका सम है 11, 6 प्लस 11। 20 साल बाद ये हो जाएगा 25 साल का, ये हो जाएगा 26 साल का, इनका सम कितना हो जाएगा भाई? 6 5 11 51। 20 साल बाद ये 40 साल इनकी एज बढ़ गई, क्यों? दोनों 20-20 साल बढ़े ना, तो ये हो जाएगा y प्लस 40। ये लॉजिक, बस ये क्वेश्चन लेने का यही था। बच्चे मैक्सिमम ये गलती करते थे कि 20 साल बाद पापा हो गए x प्लस 20, सम ऑफ द चिल्ड्रन भी कर देते y प्लस 20। नहीं, बच्चों का सम कितना हो जाएगा? y प्लस 40। समझ में आ रहा है? मान लिया आज बच्चा 5 साल का है, दूसरा बच्चा 6 साल का है। 20 साल बाद ये बच्चा हो जाएगा 25 साल का, ये बच्चा हो जाएगा 26 साल का, इनका सम 51 हो जाएगा। आज इनका सम है 11। 20 साल बाद देखो देखने को मिल रहा है कि जो सम है वो 40 से बढ़ गया, तो आज इनका सम y है तो 40 से बढ़ा देगा। दोनों बच्चे 20-20 साल बढ़ेंगे तो 20 प्लस 20 40। वैसा लॉजिक भी तू लगा सकता है, ये एग्जांपल दिया था बस मैंने कि ये गलती मत करना। अब तो हो ही जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। क्या करेगा? फाइंड द एज ऑफ द फादर निकालना है। दूसरी इक्वेशन क्या है कि भैया 20 साल बाद पापा हो गए x प्लस 20, बच्चे हो गए y प्लस 40। ये बोल रहे पापा कि his age will be equal to the sum of the ages of its children। बस ये बराबर कर देना। x बराबर कितना है? 2y, रख दे वैल्यू 2y प्लस 20 बराबर y प्लस 40। कितना आ रहा है भाई? y बराबर 20। y की वैल्यू आ गई, यहां रखेगा तो x आ जाएगा 2 इंटू 20। पापा की एज आ गई 40 साल। पापा की एज कितनी आ गई? 40 साल। ये क्वेश्चन मैंने क्यों कराया? क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यहां ये सोचने में गलत कर देते कि y प्लस 20 लिख देते। नहीं भाई, y प्लस 40 होगा। क्लियर है? तो भाई हैकर पे अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी कंप्लीट हो गया। अब भाई जाके पढ़ाई करो, मचाओ। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इसके अलावा कोई क्वेश्चन तुमको नहीं दिखेगा कि कोई और वैरायटी का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया। जितने क्वेश्चन मैंने कराए दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अब एक बार ये पूरे लेक्चर को वापस से खुद से कोशिश करना सारे क्वेश्चनों को करने की, और एक खाली पेपर पे लेकर पूरी जो थ्योरी है, जो जो अपन ने पढ़ा कि भाई a1 अपॉन a2 इक्वल हो जाए b1 अपॉन b2 इक्वल हो जाए c1 अपॉन c2। ये क्या कंडीशन है? कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन है ना। इस केस में कितने सॉल्यूशन आते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं, है ना। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ गया, मतलब लाइनें कैसी है? इंटरसेक्टिंग लाइनें हैं, है ना। इस केस में क्या आता है भाई? यूनिक सॉल्यूशन आता है। ये सब चीजें अपने को पता होनी चाहिए। या बोलूं वन सॉल्यूशन आता है। अब a1 अपॉन a2 इक्वल आ गया भाई b1 अपॉन b2 के, पर दैट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस केस में तू कहेगा लाइन कैसी होती है? पैरेलल, है ना। और सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं? सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं? नो सॉल्यूशन। और ये जो दोनों केस होते हैं, ये ऊपर वाले, ये होते हैं कंसिस्टेंट, क्योंकि इनमें एक सॉल्यूशन तो मिनिमम निकल ही रहा है। और ये वाला जो होता है, ये होता है इनकंसिस्टेंट। बस ये बात दिमाग में रखना है, और बाकी तो सब तुझे आता है। क्लियर है? तो इस चैप्टर में बस इतना था। आई होप पूरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझ में आया होगा। मुस्कुराते रहे, मन लगा के पढ़ाई करते रहे, मचाते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।